गेट से डालना। गुड मॉर्निंग सभी को। और क्या सब चल रहा है? ये मौसम तो घूमने वाला है, आपको नींद आ रहा है? अभी घूमने में ज्यादा मजा आएगा। क्या क्या दिखता है? पट, पटना के मेन रोड पे सांप बिच्छू कहाँ से दिखेगा? पटना। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब ये थोड़ा रहता है, टाइम है, मतलब थोड़ा सा बच के रहिएगा सांप वाम से। पहले तो एक दो चीज ग्रुप को लेकर बता देते हैं आपको कि टारगेट कैसे। आज सब लोगों को एक ग्रुप है टारगेट वाला, उसमें सब ऐड कर देंगे आप लोगों को, या जो भी है, मतलब सर से मिल लीजिएगा। उसमें टारगेट दिया जाएगा आपको। प्रीलिम्स का हो गया तो या तो वीकली, मतलब पूरा वीक का एक बार मिल जाएगा, या फिर डेली, जैसा भी होगा सर बताएंगे आपको। और और टारगेट ट्रैकिंग डेली करना है। टारगेट ट्रैकिंग समझते हैं पहली बात? टारगेट ट्रैकिंग इन द सेंस कि मान लीजिए सर ने कुछ टारगेट आपको दिया, आपका कुछ टारगेट होगा। आप अपने पेज पे आप अपना एक डायरी मेंटेन रखिए, या फिर जैसे भी रखना हो आपको, एक जगह डिजिटल करना हो या फिर ऑफलाइन बुक पे करना हो। डेली का मतलब बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट होगा आपको। और ये एक चीज बस बताना चाहूंगा इसमें कि ये सब लोग कर नहीं पाते हैं। स्टार्ट तो सब लोग करोगे मोटिवेट होके कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब लोग करेंगे, और 10 दिन बाद ना घूम फिर कर 2 ही 3 लोग रह जाते हैं उसमें। ठीक है। और वो जो 2 3 4 लोग हैं जो कंटिन्यू करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनका 100% हो ही जाता है, बट चांसेस सबसे ज्यादा उन्हीं का होता है होने का। मतलब टारगेट ट्रैकिंग करने का मतलब हुआ कि आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहरा रहे हो, कि आप लिख रहे हो कि आज दिन भर मैं ये पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी, जो भी हुआ, या ये काम मुझे करना है। आप रात में क्या करते हो, शाम में जब भी आप सोने जाते हो उससे पहले 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब भी आप उसको देखते हो कि क्या क्या कंप्लीट हुआ मेरा। ठीक है। जो कंप्लीट हुआ उसको टिक करें, जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो या तो आप खुद इंटरनलाइज करते हो, या वहां पे एक लाइन लिखते हो कि चलो ये जेन्यून रीजन था, या जो भी रीजन था वहां पे। और फिर नेक्स्ट डे के लिए आप अपना टारगेट बनाते हो कि चलो आज हो गया, आज का कंप्लीट हो गया, आज मैंने ये किया। अब देखो, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है ना कि अब मान लो मैं आपसे पूछूंगा कि अरे क्या किया तुमने दिन भर में, कुछ भी बोल सकते हो आप ना। लेकिन जब आप सीट्स पे लिखते हो तो वो आप अपने आप के लिए लिख रहे हो, अपने आप से झूठ थोड़ी ना बोलोगे आप। अगर अपने आप से झूठ बोल रहे हो फिर तो कोई मतलब नहीं है, फिर तो सब चीज मतलब चलते रहेगा। तो उस ग्रुप में ऐड होगा। आपको टारगेट क्या करना है, आप अपना नोट्स बनाइए, सीट्स बनाइए, डिजिटली करना है, जो भी करना है आप अपना डेली का टारगेट लिखिए, जो सर का रहेगा या फिर आपका जो उसमें ऐड ऑन करना है। शाम के टाइम में 9 10 बजे ग्रुप ओपन रहता है वैसे, उस टाइम उस टारगेट को कि आपका कितना परसेंट कंप्लीट हुआ, आपने क्या क्या किया उसमें से, और एक रीजन कि क्यों नहीं हुआ। अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, वो फिर रात में पोस्ट करना है आपको उस ग्रुप में। तो एक तो ये टारगेट ट्रैकिंग करना है। दूसरा कि आपको जैसे मैंने बोला प्रीलिम्स का टारगेट मिल जाएगा, उसके हिसाब से फिर पढ़ते रहिए। फिर वो जो वीकली सॉरी डेली जो टेस्ट होगा आपका 9 बजे, एग्जैक्ट 9 बजे उसका टाइमिंग है। आप मतलब आधा घंटा बाद आओगे या 15 मिनट बाद आओगे तो नहीं दे पाओगे। तो कोशिश करना 9 बजे का अपना अलार्म लगा लो, एटलीस्ट कहीं भी रहो टेस्ट देने में, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। खड़े खड़े भी दे सकते हो, बैठे बैठे भी दे सकते हो, कहीं भी। तो वो टाइम बाउंड रहेगा। दूसरा मेंस का, कि जो भी मेंस का आपको टारगेट तो ऑलरेडी वैसे पीडीएफ शेयर हो चुका है ग्रुप में, फिर मिल भी जाएगा अगेन कि जो भी डेली टारगेट है उसका। लेकिन पीवाईक्यू आपको अल्टरनेट डे पे या जब भी सर को लगेगा कि देना है वो आपको ग्रुप में डालेंगे, उसी ग्रुप में जिसमें वो ऐड करेंगे। पीवाईक्यू डालेंगे, उसी के नीचे आपको लिख कर पोस्ट करना है। और एक काम बस कीजिएगा, जब पोस्ट कीजिएगा ना तो उसका नाम अपना नाम से उस फाइल का नाम बनाइएगा। ठीक है ना? क्योंकि क्या होता है ना कि जब डाउनलोड करते हैं तो फिर अगर फाइल का नाम नहीं रहता है, या तो उस पे फाइल का नाम से ये कीजिए, या फिर जहाँ लिखिएगा सीट पे तो उस पे नाम लिख लीजिएगा आप अपना। फिर पता चलता है कि चलो इनका है। वैसे अगर डाउनलोड करने पे फिर वो नाम अलग अलग आ जाता है ना, अगर नाम नहीं रहा हो तो पता नहीं चलता कि इनका है। तो ये तो जनरल बातें थी, ऐसे होगा। बाकी आज की बात करते हैं। पहले ये बताओ,
आप लोगों ने आंसर लिख रखा है क्या पहले? आज का वैसे क्लास क्या है पता है ना? हाँ, मेन मतलब बेसिक रहेगा आंसर राइटिंग का। ठीक है, क्यों ऐसे क्यों बैठे हो? वहां बैठना है? आ जाओ, अरे इंटरचेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो कर लो। आंसर राइटिंग किया है आप लोगों ने? मेंस का आंसर लिखा है? राइटिंग छोड़ो उतना, मेंस का आंसर लिखा है आप लोगों ने? मतलब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, छोड़ो ना, मतलब सर को दिखाना वो खाना वो बात की बात है। बताइए, बोलिए, बोलने में शर्माने की वाली कोई बात नहीं है। नहीं लिख रखा है आप? मतलब इधर नहीं चल रहा है तो मतलब कुछ लोगों ने लिख रखा है, कुछ लोगों ने नहीं लिख रखा है। कभी ट्राई मतलब सोचा कि लिखते हैं या फिर चलो ठीक है, मतलब प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ने देते हैं, पढ़ते हैं। हाँ। हम्म। मतलब एक सर की जरूरत है आपसे आंसर लिखवाने के लिए, खुद से नहीं लिखना है। यही मतलब यही मतलब हुआ ना कि खुद से नहीं लिखना है। तो ठीक है, बट दिखाने के बाद एक ही फीडबैक मिलता है, निरंतर प्रयास करते हैं। अरे इससे इरिटेट वो है, खुद ब खुद छोड़ दिए हैं। ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग में उसका क्या लगता है उसमें सबसे अच्छा वाला। हाँ तो इनिशियल फेज में आप लिखिए देखकर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? इतना दिन में ज्योग्राफी सिर्फ अच्छा लिख पाए हैं, तो कहीं से भी टॉपिक दे देगा तो नहीं, क्योंकि उसमें कंटेंट है आपके पास ना। कंटेंट भी हमें, हाँ तो वही तो आपका सब्जेक्ट है, तो आपके पास कंटेंट है तो आप लिख पा रहे हो। तो दूसरा में तो जैसे मान लो पॉलिटी हुआ तो फिर उसके लिए आप कंटेंट इकट्ठा करो, पढ़ो। तो फिर वही बात हुआ ना कि आपका कंटेंट का इशू है। ऐसा हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हिस्ट्री का आंसर में मतलब चार पांच क्या बोलते हैं, चार पांच पैर होते हैं, पॉलिटी में दो तीन ही होता है, या फिर ज्योग्राफी में कुछ अलग होता है। स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है ना सब में। अगर ज्योग्राफी का आप लिख पा रहे हो, हिस्ट्री का लिख पा रहे हो क्योंकि आपके पास कंटेंट है, अगर दूसरा का नहीं लिख पा रहे हो इसका मतलब उसमें कंटेंट नहीं है, तो आप कंटेंट पे वर्क करोगे। ठीक है, अरे वो तो प्रोसेस की बात है, वो तो हम आगे अभी बात करेंगे, मैं ऐसी जनरली बातें वो कर रहा था। चलो ठीक है। तो आज हम लोग मतलब मैक्सिमम लोग हैं कि जो नहीं लिख रखे हैं, अगर लिख भी रखे हो तो छोड़ चुके हो। हाँ मतलब स्टार्ट वही, हाँ तो मेरा बेसिक फोकस वही रहेगा कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में कैसे क्या करना चाहिए। ठीक है, दो तीन चीजें बातें हैं। उससे पहले सबसे पहला बात की, जो भी आंसर राइटिंग होता है आपका, आप कुछ भी लिखते हो, उत्तर जो भी प्रश्न लिखते हो, एक चीज अपने ना कुछ मिथ है। मिथ समझते हो ना? अच्छा एक बात बताओ, पहले हिंदी मीडियम कितने लोग हैं? तो आप लोग को बेसिक टर्म समझ में आता है या फिर सब चीज हिंदी में बोलना होगा? बेसिक टर्म जैसे कि अब हो गया ना कि आंसर राइटिंग, मिथ, ये सब नॉर्मल समझ जाओगे ना? तो आंसर राइटिंग ना मतलब ऐसा कहा जाता है, सुनो सुनो रहने दो, अब बाद में बात कर लेना, अभी क्लास खत्म होगा ना फिर टाइम मिलेगा बात करने का। एक टैलेंट होता है और एक स्किल होता है। स्किल, स्किल मतलब हुनर, कला। टैलेंट मतलब इनबॉर्न कुछ भी आपके अंदर है। तो आंसर राइटिंग ये टैलेंट नहीं है। बहुत लोग आप सुनोगे ना कि अरे उसका टैलेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आंसर वो लिखता है। ये एक स्किल है, हुनर है। कुछ भी हुनर मतलब कैसे आता है? हाँ मतलब आप सीखते हो, प्रैक्टिस करते हो। तो अगर करोगे, इनफ प्रैक्टिस, सीखोगे, इम्प्रूवमेंट करोगे, तो आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। एक एग्जांपल लेता हूं आपको, बहुत अच्छा एग्जांपल है। कनिष्क कटरिया का नाम सुन रखा है आप लोगों ने? यूपीएससी का टॉपर था ना। कुछ है यूनिकनेस उसके बारे में, कुछ सुना है क्या आपने आंसर राइटिंग से रिलेटेड? नहीं सुन रखा है, बस टॉपर है तो चलो हाँ जान जाते हैं। वो जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ना, जब प्रीलिम्स दिया उसके बाद मेंस, ये 2 से 3 मंथ का टाइम होता है यूपीएससी में, यहाँ की तरह नहीं है बीपीएससी की तरह। इस बीच में वो 21 टेस्ट दिए थे।
21 टेस्ट 20-20 क्वेश्चन का, वहाँ यूपीएससी का 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट होता है। अब 21 टेस्ट है तो कितना क्वेश्चन हो गया, 21 दूना 420 क्वेश्चन केवल टेस्ट, जो उन्होंने जाकर दिया, प्रैक्टिस किया, वो किसी कोचिंग पे डिफरेंट कोचिंग का उन्होंने लिया था, ये केवल टेस्ट दिया था। अब ये देखो उस टेस्ट के अलावा कितना उन्होंने किया होगा। 420 क्वेश्चन उन्होंने बस उस 20-30 महीने में टेस्ट देकर जाकर किए थे। अब उनका आंसर आप देखोगे ना तो लगेगा कि यार मतलब क्या है ये, तो क्यों हुआ है, प्रैक्टिस की वजह से। ठीक है, तो अगर करोगे तो होगा, ये कोई टैलेंट नहीं है, वैसा इनबॉर्न नहीं है कि ठीक है कि अगर आपके अंदर है तो मतलब बहुत लोगों के अंदर होता है या किसी के अंदर नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। आपको स्किल है, हुनर है, आपको सीखना है, आप सीखोगे तो अच्छा होगा। ठीक है, दूसरा, एक तो हो गया कि चलो टैलेंट हो गया या फिर हुनर हो गया। एक और होता है रीडिंग, मतलब पढ़ना। हम लोग जो पढ़ते हैं कुछ समझते हैं, कुछ रीड किया आपने, और कुछ लिखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जनरली क्या होता है ना कि हम लोग पढ़े, समझ लिए, हमें लगता है हम लिख लेंगे, मैक्सिमम लोगों को लगता है, हमें भी लगता था, मतलब वो कोई क्या बोलते हैं, गलत बात नहीं है लगना, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप पढ़ के कितना भी समझ लो, अगर बोल दिया जाएगा ना कि लिखो इस पे बैठ के, आप लिख नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि लिखने में कुछ सोचने की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइज करने का आपको जरूरत पड़ेगा कि कुछ कहीं से कनेक्ट करे किसी चीजों को, जो कि मिसिंग है। पढ़ाई में क्या होता है कि आप किताब पढ़ रहे हो, या फिर जब क्लास हो गया तो कोई टीचर आपको समझा रहा है, आपको समझ में आ गया, किताब पढ़ रहे हो, आप समझ पा रहे हो, उसको ऑर्गेनाइज करना वो एक अलग कला है। उस मतलब सोचना कि कैसे किसी पॉइंट को कनेक्ट करें, किस चीज से कनेक्ट करें, फिर वो दोनों जब होगा, आप थिंक करोगे, ऑर्गेनाइज करना सीखोगे, फिर आप लिख पाओगे उसको। ठीक है, तो ये मत कभी समझ लेना कि अगर वो समझ में आ रहा है आपको तो आप लिख लोगे। ठीक है, तो दो चीजें हैं बस आंसर राइटिंग से स्टार्ट करने से पहले, और दोनों का बस बेसिक पर्पस बताने का यही था कि आपको लिखना पड़ेगा, समझ के आपसे नहीं मतलब नहीं हो पाएगा। अगर मेंस में आपको मार्क्स लाने हैं, ठीक है, अगर आप समझ जाओगे ना, किसी में होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया कि वो एटलीस्ट स्पीड आ गया तो वो लिख लेते हैं, लेकिन अगर इनफ प्रैक्टिस नहीं रहेगा ना तो आपका नंबर और कोई जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रहेगा उसके में ना 20-30-40 नंबर का अंतर आ जाएगा। फिर वो उनका हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, एक्सेप्शन हर जगह है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे, बहुत अच्छे से लिखे रहेंगे, उनका मार्क्स ज्यादा आएगा। कल मैम बोल रही थी ना, टॉपर का एग्जाम्पल दी थी, मेंस में कितना नंबर था उनका और इंटरव्यू में कितना था, फिर भी वो टॉप पे है। उनका 68 था, आस्था का 90 नंबर है, इंटरव्यू में 22 नंबर का अंतर है, फिर भी वो मेंस में इतना ज्यादा है उनका कि फिर भी वो टॉप पे रहेंगे। तो रैंक इम्प्रूवमेंट हो गया, या फिर आपको अच्छा रैंक चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, और इस सब में मेहनत तो है ही, अगर मेहनत करने से भाव, क्योंकि ये बहुत लिखना ना बहुत मेहनत का काम है यार। लिखने लगोगे ना तो एक दो क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में लिख लोगे, फिर आपको खुद बोर लगने लगेगा कि अरे क्या मतलब, ठीक है छोड़ देते हैं। बस वही है कि परसिस्ट करना है, अगर परसिस्ट कर लिए तो फिर अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आंसर राइटिंग पे। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, दो तीन क्वेश्चन है वैसे चलेंगे कि मान लो कुछ भी आंसर राइटिंग होता है कि पहले लिखना क्या है, व्हाट टू राइट। देखो हिंदी मीडियम अगर नहीं समझ में आया ना तो बेझिझक पूछना कि नहीं समझ में आ रहा है, कोई टर्म नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा आदत नहीं है उतना, इसीलिए वो धीरे धीरे हो जाएगा कि मैं टर्म यूज करने लगूंगा हिंदी का, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आदत नहीं होता है ना तो वो मतलब निकल नहीं पाता है जल्दी से। तो व्हाट टू राइट, फिर उसके बाद देखेंगे कि हाउ टू राइट। पहले तो क्या लिखना है वो देखते हैं, फिर कैसे लिखना है वो देखेंगे, फिर आप लोग बाद में तो प्रैक्टिस करना ही है। व्हाट टू राइट में मतलब लिखना क्या है, बताओ तुम लोग। अगर आंसर राइटिंग है, कुछ क्वेश्चन है, तो क्या लिखना है। ठीक है, मतलब आप कंटेंट में जा रहे हो, अगर
चलो मैं जहाँ जो पूछना चाह रहा था वो वहां तक शायद ना मतलब समझ पाऊँ। मेरा कहने का ये मतलब है, लिखना वो है जो पूछा गया हो। हाँ, डिमांड, ये मेरा फोकस था। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि प्रियम्बल सबने पढ़ रखा है, प्रस्तावना मतलब जानते हो प्रस्तावना क्या है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उसका सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस महत्व, उसका प्रस्तावना का महत्व क्या है, ये आप बताइए। ये क्वेश्चन है, आप क्या लिखोगे उसमें, बताओ। हम्म, हाँ मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या महत्व, सिग्निफिकेंस। चलो दो चीजें हैं। एक है कि मान लो प्रियम्बल है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का नाम सुन रखा है सबने। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपने मेंशन किया, आपने मेंशन किया, चलो 42nd अमेंडमेंट एक्ट सुन रखा है, कुछ दो तीन वर्ड ऐड हुए थे। पार्ट्स है, पार्ट है कि नहीं, इसका कुछ केस है, ये आपने आंसर में लिखा, ठीक है। एक तो इधर ये हो गया, ये आप लिखोगे उसमें। तो इंट्रोडक्शन, हाँ ठीक है, वो आएंगे आराम से। मतलब मेरा छोड़ो अभी इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बॉडी बॉडी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि ये आप वहां नहीं लिखोगे, वहां पे आप सिग्निफिकेंस लिखोगे। सिग्निफिकेंस क्या, कि हमें अथॉरिटी बताता है, सोर्स बी द पीपल ऑफ इंडिया की पे है, हमारा जो राज्य है उसका संरचना कैसा होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, सोशलिस्टिक रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, क्या होगा, कुछ गोल्स बताता है, ठीक है, राइट्स बताता है, वो उसका सिग्निफिकेंस है। मतलब वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बिना पढ़े हुए ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, ठीक है ना, तो वो उसका सिग्निफिकेंस हुआ। बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि जब आपको क्वेश्चन आया, लोग इतने हड़बड़ी में रहते हैं, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं है, उनको दिखा प्रियम्बल, वो अपना जो जानते हैं प्रियम्बल के बारे में वो लिखना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ से बस व्हाट टू राइट, कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे, या फिर जो डिमांड है, ना कि जो आपको आता है, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसमें जो पूछा गया हुआ है, एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे, वो लिखना है, ठीक है, पहला पॉइंट। मतलब मेजर, किसी भी आंसर राइटिंग को लिखने से पहले उसको पढ़ो, एक बार में हो सकता है नहीं समझ में आए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट, जैसे ये अब ये है ना कि सिग्निफिकेंस वो दिख रहा है कि चलो सिग्निफिकेंस से थोड़ा ध्यान दे दोगे तो पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंस पूछा हुआ है। बहुत सॉरी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि ये पूछना क्या चाह रहा है। अभी देखेंगे, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे आगे, फिर और थोड़ा सा आइडिया लगेगा। तो उसको बार बार पढ़ो। अभी नए हो ना, मतलब क्या जरूरत है कि पहले ही दिन आंसर लिख के मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लोगों को ये लगता है ना कि अरे मैं आंसर लिखूं एकदम परफेक्ट हो, संभव है क्या कभी ये, कभी संभव है कि आप पहला आंसर लिखो तो वो परफेक्ट होगा, संभव ही नहीं है वो। ठीक है, तो अभी अभी का जो टाइम सब होता है ना कि अब ये अगर नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन का डिमांड, उसको बार बार पढ़ो, ब्रेक करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, मतलब हिंदी देखो, इंग्लिश देखो, जैसे भी समझ में आ रहा है, टाइम दो उस पर। लिखिए, लिखेंगे, लिखना तो है, लिखना तो है, वो धीरे धीरे जब ये सब समझ में आएगा फिर तो आप अच्छे से लिख पाओगे। उसका डिमांड क्या है, अगर वही आप नहीं समझ पाए तो फिर लिखोगे कैसे क्वेश्चन, फिर लिखोगे नंबर कम आएगा तो बोलोगे सर मैंने तो लिखा था 2 पेज बट नंबर कम आया। ठीक है, तो पहला तो बात ये ध्यान देने वाली बात है कि लिखना क्या है। दूसरा है कि अब हाउ टू राइट। पहले तो हो गया कि अब लिखना क्या है, जो डिमांड है उसका जो भी कंटेंट रहेगा वो लिखना है। अब कैसे लिखें, मेन मतलब बेसिक आपका यही है, क्लास का जो मेन पर्पस है यहीं पे है। इसमें पहला एक बात पहले मैं थोड़ा सा वो करूंगा, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर किसी भी आंसर राइटिंग का, संरचना जिसको बोलते हैं हम लोग, एनाटॉमी, संरचना कैसा होता है, स्ट्रक्चर बताओ आंसर का, कोई भी एक आंसर हो। कितने पार्ट्स होते हैं उसमें, 3 पार्ट्स, क्या क्या, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। जिन्होंने भी आंसर लिखा है, आप मैक्सिमम आप कहाँ फंसते हो, इंट्रो
इंट्रोडक्शन में, क्योंकि आप लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हो, फंस यहाँ जाते हो। ये बात आपको पता है कि ये 10 से 15%, ये 10 से 15%, ये आपका अराउंड 80%। मेन आंसर कहाँ रहता है? बॉडी में। फंसते कहाँ हो? क्यों? वो मेरे दिमाग में आया था जब मैं सोच रहा था ना, तो रिलेशनशिप में भी ऐसे ही होता है ना, जब स्टार्ट करना होता है तो पिकअप लाइन चाहिए। हाँ, कि कितना अच्छा पिकअप लाइन मैं कर सकता हूँ, वही इंट्रोडक्शन है ना। अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? हाँ, एज ए पर्सन आप कैसे हो, ठीक ना। तो क्यों, मतलब उस पर ध्यान क्यों देना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे? वो कभी आपको नंबर फेच कर सकता है क्या? आप मान लेता हूं कि आपने बहुत अच्छा पिकअप लाइन बोला, लेकिन बहुत फालतू इंसान हो आप, क्या होगा? एट द मोमेंट ठीक है, अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद मैंने देखा आंसर, इंट्रोडक्शन कुछ वैसा था, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे मैं नीचे गया यहाँ कुछ है ही नहीं, फिर क्या? क्योंकि मेन मेन मार्क्स आपका 10 नंबर का एग्जाम्पल, 10 नंबर का आता नहीं है, लेकिन अगर मैं 10 के कैटेगरी में इसको बांटू तो ये 1 नंबर आपका देगा, मैक्सिमम 1 नंबर ये देगा, 8 नंबर तो आपको यहीं से मिलेंगे, 8 नंबर वहीं से मिलेंगे ना। तो पहला तो है कि व्हाट टू राइट में हम लोग देख लिए, दूसरा सबसे बड़े पहले ये ध्यान देखो, कुछ भी आंसर लिखना स्टार्ट करो, पहले बॉडी के बारे में सोचो, ठीक है, कि क्या लिखें इसमें, कैसे लिखें। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन एक ऐसा जैसे कल बोल रही थी आस्था ना, अभी भी बीपीएससी का क्वेश्चन देखोगे ना कि इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप पहले से तैयार करके जाके ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, अब प्रियम्बल का वो कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ दे, आप इंट्रोडक्शन में जाकर लिख दो कि प्रियम्बल इज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर किसी का कोड पता हो तो वो जाके लिख दो, दिमाग लगाना ही नहीं है उसमें, उससे आपका नंबर आ ही नहीं रहा है। मेन मेन जो नंबर आपका, वो मैं एक एक नंबर भले लिख दिया हूँ, वो मतलब आप देखोगे बहुत सारे, बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, बीपीएससी का टॉपर सब, बहुत सारा जो अच्छा अच्छा कुछ आपको लगेगा कि बहुत अच्छा पेपर लिखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन ना, जो सॉरी जो भी वो लिखते हैं आंसर वाला, मेंस वाला ओरिजिनल आ जाता है बाहर, कंक्लूजन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अच्छे मार्क्स मिले रहते हैं उनको। हाँ, नहीं रहता है कंक्लूजन, तो मेन, क्योंकि मेन कंटेंट वहां है ना, अगर कंटेंट आपका अच्छा रहेगा ना तो नंबर आपको मिलेगा। और इनिशियल फेज में तो, और इसीलिए मैंने सबसे पहले पूछा ना कि सब अटकते हैं इंट्रोडक्शन पे, सोचना ही नहीं है, नहीं लिखूंगा मैं भी इंट्रोडक्शन, बात खत्म। अभी ये स्टार्ट करना है, अभी बॉडी पे फोकस करो कि क्या मेन बॉडी में होना चाहिए, क्वेश्चन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि बॉडी को कितना सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्या पॉइंट्स लिखना है, क्या वहां पे ऐड करना है। तो अभी जब भी आप लोग लिखोगे, इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा, कंक्लूजन नहीं रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका बॉडी कंप्लीट होना चाहिए। बॉडी को क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है, उस पर ध्यान दो, ज्यादा फोकस करो स्टार्टिंग में, वो आ जाएगा, वो धीरे धीरे देखोगे ना, मतलब जब आप लिखने लगोगे 50 आंसर 100 आंसर लिखोगे ना, तो खुद ब खुद आपको आइडिया आ जाएगा कि मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या करना है। अब जैसे देखो, एक बहुत, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है, लिंक है ना, मतलब तीनों, यहाँ कुछ लिखोगे उसी को आगे बढ़ाना है, इसी को कंक्लूड करना है, यहाँ पे खत्म कर देना है। और इसका वैसे मतलब धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे, जब पीवाईक्यू का क्लास करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे कि चलो इंट्रोडक्शन में जैसे बोला ना कि कुछ पहले से आप फ्रेमवर्क कुछ अपना बना लो, ठीक है, कि वो कुछ भी आए तो वहां पे इंट्रोडक्शन में डालना है, कुछ भी आए तो मुझे कंक्लूजन में यही काम करना है। कुछ अगर स्कीम कुछ वैसा पॉलिसी आ गया गवर्नमेंट का, कुछ स्कीम आ गया, कुछ भी आ जाए, कोई भी स्कीम आ जाए, कोई भी पॉलिसी आ जाए, क्या हम उसको विकसित भारत 2047 से लिंक नहीं कर सकते हैं? सबका फोकस तो वही है ना, मेन गवर्नमेंट का जो मेन टारगेट है विकसित भारत 2047, कोई भी स्कीम आता है, कुछ भी पॉलिसी आता है, सबका फोकस तो वही है, कंक्लूजन में वो डाल दो कि ये हेल्प करेगा उसको अचीव करने में। तो ये कंक्लूजन इंट्रोडक्शन, ये बस डर है आपके मन में, और उस डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, आपको लगता है कि मेरा आंसर अच्छा नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कैसा होगा, मेन आपका बॉडी पे फोकस करना है, ठीक है। 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी सबसे ज्यादा, आप वैसे भी आप लोग भी लिखते होगे ना, तो इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन का लिखा, कंक्लूजन 2-3 लाइन का लिखा,
अगर 2 पेज का आंसर है, शॉर्ट आंसर का लिख रहे हो तो मैक्सिमम तो बॉडी ही लिखते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि इंट्रोडक्शन ही तुम आधा पेज लिख रहे हो, फिर कंक्लूजन लास्ट के आधा पेज में लिख रहे हो और वो 5-6 पेज में बॉडी को खत्म कर दिए। ऐसा नहीं करते हो ना। तो खुद भी ये मतलब सोच सकते थे इसको। इंट्रोडक्शन बहुत कम है, बॉडी बहुत सॉरी कंक्लूजन बहुत कम है, बॉडी बहुत ज्यादा है, तो हम मुझे फोकस करना है बॉडी पे, नंबर आपको वहीं से मिलेगा। हाँ मैंने बोला ना कि जैसे बहुत लोगों का देखा है, जैसे ये बोल रही थी ना जो भी उनका नाम हो, कि नहीं रहता है कंक्लूजन उसमें। बहुत का मैंने ये भी देखा है कि हाँ हाँ इंट्रो हाँ हाँ उसी बात में बहुत, जैसे क्रिमिनलाइजेशन वाला एक किसी का मैंने देखा था, सेलेक्टेड है, वो स्टार्ट किया हुआ था ग्राफ से। अब बताओ ये इंट्रोडक्शन है क्या ग्राफ? वो जो एडीआर का रिपोर्ट आता है ना, वो दो को कंपेयर किया था कि पिछले में इतने परसेंट थे क्रिमिनल्स, क्या कहते हैं यहाँ बिहार विधानसभा में, और अभी इतना परसेंट है। ये तो इंट्रोडक्शन नहीं है। ग्राफ तो हम लोग बोलते हैं ना कि वैल्यू एडिशन है, ग्राफ हो गया, डायग्राम्स हो गया, ये तो वैल्यू एडिशन है। तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, वो आप लिख लोगे। वैसे भी मैंने बोला ये लिख लोगे धीरे धीरे करके, इतना आपका जब प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वो खुद ब खुद आपका, जैसे क्वेश्चन देखोगे ना, आपके माइंड में आ जाएगा कि मुझे इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। जब आप पढ़े रहोगे, प्रैक्टिस किए रहोगे ना, तो अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा, चलो मुझे यहाँ पे डाटा डालना है, मुझे यहाँ ग्राफ डालना है, या मुझे डेफिनेशन लिखना है, या फिर मैं कुछ कुछ वैसा कोट्स याद है मुझे जो मुझे लिखना है। जब लिखते रहोगे ना, बॉडी लिखते लिखते यहाँ आधा बॉडी पे आओगे ना, तो आपको उसी टाइम आइडिया आ जाएगा कि कंक्लूड मुझे कैसे करना है, इसको किस चीज से मुझे लिंक करना है। ठीक है, तो फोकस करो बॉडी पे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन गया अपने पास, मतलब उसको छोड़ो। एक तो ये हो गया। अब दूसरा हाउ टू में, जैसे क्वेश्चन आपने देखा, कुछ भी क्वेश्चन आया आपका, अब आपको लिखना है उसको पेज पे। प्रोसेस क्या है आप लोगों का, इस बीच में कुछ है क्या, मतलब कुछ वैसा काम करते हो, क्वेश्चन दिखा या फिर लिखना स्टार्ट कर दिए? ठीक है, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करते हैं। और मतलब हाँ, ये जो भी इस बीच में कुछ सोच, आपने की पॉइंट्स अंडरलाइन किया, इन्होंने बोला कि ये कुछ लिख लेती है, मतलब ब्रेनस्टॉर्म टाइप का ना, कि चलो हाँ और कुछ, मतलब मैक्सिमम लोगों ने किया ही नहीं, तो छोड़ो फिर। देखो इनिशियल फेज में जो बोल रही है ना ये, कि ब्रेनस्टॉर्म आप करो, ये क्वेश्चन देखना और लिखना, ये काम एक ही जगह है। कहाँ पे? एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां पर आपके पास टाइम नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बातों को? उससे पहले आपके पास बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। वो ये वाला जो प्रोसेस है कि क्वेश्चन देखें और आंसर आ जाए अपने आप, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। और उसी प्रैक्टिस का एक सबसे पहला पार्ट है कि जब स्टार्ट करते हो कुछ भी नया, क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने बोला ना पहले कि उसको 2 बार 3 बार पढ़ो, पहले तो डिमांड समझो, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन कंक्लूजन छोड़ा, उसका बॉडी पे आओ कि इसमें क्या मैं लिख सकता हूं इसको। कोई भी क्वेश्चन है उसका कितने पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, 2-3 पार्ट्स है, जो पार्ट्स बनेगा, जैसे उन्होंने बोला कि आप अंडरलाइन कर लो जो जो की पॉइंट्स है उसमें, उसी को आप हेडिंग बना लो, सब हेडिंग बना लो। और जैसे आप बोल रहे थे ना कि देख कर, स्टार्टिंग में देख कर लिखो, लिखना है बस। ये बीच का क्वेश्चन आया, आप आंसर राइट कर रहे हो, इस बीच में स्टार्टिंग में आप 10 मिनट 15 मिनट जितना देना है ना आप दो। ये ये जो 10-15 मिनट है ना, वो सोचने पे काम करो। ठीक है, देखना वो मतलब लास्ट पार्ट है, कि चलो पहले मैं देख लिया, मैंने देखा कि चलो इसमें 2-3 पार्ट्स मुझे लग रहे हैं, अभी देखेंगे, अभी सब काम करेंगे एक बार हम लोग क्वेश्चन देख के साथ, बस अभी बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन देखा मैंने, उसमें देखा कि 2-3 पार्ट्स में ये पूछा हुआ है। ठीक है, वो मैंने लिखा कि ये पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है, ये इसमें मैं ये लिखूंगा, इसमें मैं ये लिखूंगा, अब मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, फिर आप जाओ अपने जो आपका नोट्स है, जहां आपने पढ़ रखा है, क्योंकि नोट्स में कंटेंट आपको मिल जाएगा। कंटेंट के लिए नोट्स में जाओ स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उससे पहले सब काम सोचो।
10 मिनट 15 मिनट अपने दिमाग को अप्लाई करने का कोशिश करो। हमारे पढ़ाई के इकोसिस्टम से ना ये थिंकिंग पार्ट गायब हो गया है। मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स फेज में रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम वहीं से बाहर हो जाते हैं। 3 लाख लोग अगर दिए, 3.5 लाख लोग दिए, तो 20,000 25,000 मेंस में जाते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग प्रीलिम्स फेज में रहते हैं। और प्रीलिम्स फेज में पढ़ाई कैसे होता है, बस देखना है, वहां से इन्फॉर्मेशन पिक करने की कोशिश करते, जैसे कल बोल रहे थे ना कि आंसर आपके सामने होता है, वहां से चूज करना होता है। यहाँ आपको आंसर पुट करना है, सामने सामने ब्लैंक पेज है, वहां पे लिखना है। तो जब तक सोचोगे नहीं तब तक कैसे लिखोगे? सोचोगे, और ये यहाँ जो भी सोचोगे ना, ये आपको हेल्प करेगा मेमोराइजेशन में, ठीक है, कंटेंट को इकट्ठा करने में, मतलब माइंड में एकुमुलेट करने में, वो सब आपको हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन देखो, जब भी जैसे टारगेट आएगा, मान लो प्रियम्बल आपने पढ़ा, उस पर आपको आंसर लिखना है, जो भी पीवाईक्यू है या फिर जो भी सर देंगे। ऐसा नहीं कि अब प्रियम्बल मैंने पढ़ लिया, मुझे समझ में आ गया, अब हो गया मैं महारत, अब क्वेश्चन आएगा मैं लिखना स्टार्ट करूँ, नहीं, आराम से क्वेश्चन देखो, समझने की कोशिश करो क्या पूछना चाह रहा है, उसको ब्रेक करो, पार्ट्स में डिवाइड करो उसका, कि कितने पार्ट्स है इसमें, वो आपका हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, अभी लिखो, अभी ये सब सोचो, अगर मतलब सोचने का कहने का मतलब है कि पेज रखो और इस पे एक एक पॉइंट करके लिखने की कोशिश करो। आंसर नहीं लिख रहे हो आप, बस अभी कीवर्ड इसमें ऐड कर रहे हो कि चलो ये मेरा हेडिंग बन गया, ये मेरा हेडिंग बन गया, इसमें मैं ये पॉइंट लिख सकता हूँ, इसमें ये पॉइंट लिख सकता हूँ, इसमें मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये याद आ रहा है, ये लिख सकता हूँ। मुझे 3 पॉइंट याद आ गया, लेकिन मुझे करने हैं 4 5 6 पॉइंट, अब मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या करूंगा मैं? फिर अपने नोट्स में जाऊंगा। आप जाओ, नोट्स को रेफर करो अच्छे से, ये सब प्रोसेस का पार्ट्स है। इसमें कोई मतलब बहुत लोगों को मैंने सुना है ना ये कि सर अभी नोट्स में देख रहे हैं, फिर वहां एग्जाम हॉल में, अरे यार एग्जाम हॉल अभी एग्जाम 1 साल बाद है, कल थोड़ी ना एग्जाम देने जा रहे हो आप, कि अभी यहाँ से देख कर लिख लेंगे तो एग्जाम हॉल में कैसे लिख पाएंगे? यहाँ आप प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हो ना कि एग्जाम हॉल में अच्छा जाए। तो एग्जाम हॉल का जो सिचुएशन है उसको आप पहले दिन कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? मैंने क्या बोला कि एग्जाम हॉल में कि क्वेश्चन दिखेगा, आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। वो तो फाइनल डे है ना, वो तो डी डे है ना, वो पहले दिन मैं वो कैसे अप्लाई कर लूँ अपने आप पे अप्लाई? क्रिकेट हम सब लोग देखते हैं ना, वहां बहुत अच्छा है, जैसे विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लो, किसी का भी, रोहित शर्मा, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, वो कितना प्रैक्टिस किया है वहां जाके, तब तो उसका फ्लुएंसी निकलता है ना वहां पे। वो फ्लुएंसी फर्स्ट डे तो नहीं आएगा ना उसको, सबका वही प्रोसेस है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला ना कि आंसर राइटिंग क्या है, स्किल है, आपका हुनर है, आपका कला है, वो आप सीखते हो। अब जितना सीखोगे और सीखोगे, आज जब स्टार्ट कर रहे हो तो जीरो से, ऑब्वियस सी बात है ना, जीरो से ही स्टार्ट करोगे ना, वहां गिरोगे। जैसे पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है, अभी आपको पैराग्राफ में लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना जरूरी है, लेकिन लिखोगे तभी वो आगे बढ़ के वो थोड़ा उसमें, अगर लिखोगे ही नहीं तो इंप्रूवमेंट कहां से आएगा? पहले लिखोगे तभी तो इंप्रूवमेंट होगा उसमें। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट की थिंक करना है उसमें, जो भी आपका रहेगा, क्वेश्चन देखें आपने, उसको ऐसा नहीं कि लिखना है स्टार्ट कर दें, उसमें थोड़ा टाइम दे, 5 मिनट 10 मिनट, जितना टाइम आपको देना है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो उसको बैठकर, क्या लिख सकता हूँ इसमें, कितने पार्ट्स बन सकते हैं इसका, ठीक है, ये सब करो। और दूसरा, मतलब इसी से रिलेटेड है, अभी जैसे एक बार बार मैं बोल रहा हूँ ना कि पार्ट्स कितने बन सकते हैं, तो इसी में जैसे कि आप जब सोचना स्टार्ट करोगे, जब भी क्वेश्चन आपने देखा उसको सोचना स्टार्ट किए, तो सबसे पहला आपका दिमाग में ये होना चाहिए ना कि ये, एक तो सबसे पहला कि ये डिमांड क्या है इसका, क्वेश्चन का पहला आपका क्या रहेगा कि डिमांड अंडरस्टैंड करना है आपको, क्या ये पूछना चाह रहा है। दूसरा, ये कितने पार्ट्स में है, जैसे हमने एग्जांपल लिया ना कि सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का क्या महत्व, इसमें एक ही पार्ट्स दिख रहा है, एक ही पार्ट्स, मतलब एक ही चीज पूछा हुआ है ना, पार्ट्स कहने का मतलब कि क्या क्या वो पूछ रखा है आपसे। ठीक है, एग्जाम्पल, अभी प्रोटेस्ट हो रहा था, राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, मान लो आप, ठीक है, हाँ मतलब पता है मुझे, है आप लोगों को पता है, क्वेश्चन है आपसे कि राइट टू, आपसे नहीं मतलब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है कि नहीं, ये क्वेश्चन रहा। उसमें दूसरा था कि क्या ये अनलिमिटेड है, मतलब असीमित पावर है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, वो पूछ रहा है आपसे, पहला पहला तो ये पूछ रहा है कि फंडामेंटल राइट है कि नहीं, दूसरा क्या ये अनलिमिटेड पावर है। तो दो चीज आपसे पूछ रहा है, तो दो पार्ट्स हुए। तो पार्ट्स कहने का मेरा मतलब ये था कि क्वेश्चन को डिवाइड करो, जितने आपके पार्ट्स बनेंगे उतना आपका क्या, उतना हेडिंग बनेगा आपका। बॉडी में जैसे मैं उस टाइम बोल रहा था कि मैक्सिमम जो आपका 80% बॉडी है, तो बॉडी ऐसा थोड़ी ना कि आपने लिखना है स्टार्ट किया बस हो गया पैराग्राफ, मतलब पूरा 2 पेज तक लिखे जा रहे हो। इसमें कुछ कुछ हेडिंग बनाओगे ना, एक हेडिंग ये था, उसमें आपने 3 4 5 लिखा पॉइंट, एक हेडिंग ये है 3 4 5 पॉइंट लिखा। तो ये जो हेडिंग कहाँ से आएगा, ये क्या पूछ रखा है इसमें कि जैसे कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, पहला आपका रहेगा कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है, क्वेश्चन मार्क, हाँ ना जो भी आपको लगता है, कुछ केसेस है क्या, कुछ आर्टिकल है क्या उससे रिलेटेड, वो वही सब पॉइंट्स में आएंगे उसमें अंदर, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उससे रिलेटेड। दूसरा क्या पूछा इन्होंने, अनलिमिटेड राइट है, तो प्रस्तावना या फिर फंडामेंटल सॉरी राइट टू प्रोटेस्ट अनलिमिटेड राइट है या असीमित राइट है कि नहीं, ये आपका हेडिंग बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स, हाँ ना जो भी आपको करना है वो लिखो। उसके बाद ऊपर इंट्रोडक्शन नीचे कंक्लूजन। ठीक है, ये बेसिक मतलब बहुत बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी आंसर का। तो पहला तो डिमांड समझो, दूसरा पार्ट्स में ब्रेक करो उसको, जितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे वो आपका हेडिंग बनेगा आपके बॉडी का। अब उसके अंदर क्या क्या लिखना है अब ये सोचना है आपको, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, नहीं याद आ रहा है तो आप कंटेंट पे जाओगे। ठीक है, बस इतना ही है आंसर, आंसर में और कुछ है ही नहीं इतना। जैसे मैंने जो भी अभी 30 40 मिनट जो भी हुआ होगा 45 मिनट, घूम फिर कर 2 ही 3 पॉइंट है इसमें, बस उसी को समझना है, डर को हटाना है और लिखना है। सबका सार यही है कि लिखना है, अगर लिखोगे नहीं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कितने भी सेशन में चले जाओ कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी आपको लगेगा कि मैं तो समझ गया, मुझे इतने इतने पार्ट्स में ब्रेक करना है, ऐसे ऐसे थिंक करना है, मैं तो कर लूंगा, वो नहीं होता है। दूसरा ही पॉइंट था ना हमारा स्टार्टिंग का कि अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग अलग अलग चीज है। ठीक है ना। एक थोड़ा सा एग्जाम वो करते हैं। अच्छा ये बताओ, कभी देखा है क्या पेपर, पेपर देखा है आपने, बीपीएससी का पेपर, कितने उसमें सेक्शन होते हैं, सबको पता है, पता है? 3 सेक्शन होते हैं, कोई भी, जैसे या तो GS 1 हो, मतलब जीएस की बात कर रहा हूं मैं, जो जीएस होता है, GS 1 हो गया या फिर 2, ये तो पता है ना कि 2 पेपर होता है जीएस का, ये तो है ना, हाँ, ऐसा ना हो कि यही नहीं पता हो। GS 1 GS 2, इसमें 3 सेक्शन, पहला सेक्शन क्या होता है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, केवल आर्ट एंड कल्चर नहीं है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर। दूसरा, दूसरा DI, कभी मतलब बीपीएससी की तैयारी करने आया है तो कभी मन नहीं करता कि एक बार देख लेते हैं पेपर उल्टा के बीपीएससी कैसे पूछता है। दूसरा करंट अफेयर का सेक्शन तीसरा, DI स्टैटिस्टिक्स, इसका भी 3 सेक्शन, पहला पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, तीसरा साइंस, 3 3 सेक्शन। ऐसे में भी 3 सेक्शन होता है और तीनों सेक्शन में 4 4 क्वेश्चन, मतलब 4 4 टॉपिक दिए रहते हैं, उस पर लिखना रहता है। अब एक सेक्शन में जैसे GS 1 का हुआ एक सेक्शन हुआ, DI छोड़ के कितने क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चंस, हाँ ठीक है, 1 2 3, 3 मेजर क्वेश्चन, इसमें 5 आपका 5 शॉर्ट्स, लेकिन भी इसको क्या उसको बोलते हैं, गोल्डन रूल या फिर
लक्ष्मण रेखा मान मान के मत चलना, क्योंकि बीपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में सरप्राइज कर देती है। पहले नहीं बताएगी कि मैं 6 दूंगा या 7 दूंगा। पिछले बार उन्होंने साइंस में 6 डाल दिया था, इस बार DI 72 नंबर का रहता है। हाँ 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 ठीक है, नंबर का वो रहता है। इस बार, और इस बार आप देखोगे क्या नाम है, जनरली वो जो शॉर्ट आंसर रहते हैं उसके लिए 2 पेज देते हैं। इस बार हिस्ट्री में 1.5 पेज दे दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये सब गोल्डन रूल नहीं है, मतलब थोड़ा सा माइंड में ये रख रहना है कि बीपीएससी सरप्राइज कर सकता है। इसमें 5 जनरल, इसमें 2 जिसमें कि और में रहेगा लॉन्ग, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और ये भी लॉन्ग आंसर। इसमें 2 रहेगा जिसमें कि और में से एक आपको लिखना रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा और जिसमें कि और रहेगा एक आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये एक सेक्शन का जनरल वो होता है। लेकिन आप साइंस में जाओगे तो साइंस में ये थर्ड वाला खत्म हो जाता है, साइंस में बस इतना रहता है। ठीक है, साइंस में तीसरा नहीं रहता है। पॉलिटी में आपको ये तीनों रहेगा, ज्योग्राफी इकोनॉमी में ये 3 पूरा रहेगा, साइंस में ये वाला खत्म हो गया, ये दोनों। जीएस का 1, हिस्ट्री में पूरा 1 2 3, करेंट में 1 2 3, और स्टैटिस्टिक्स में डीआई में 2 क्वेश्चन रहेंगे 36-36 नंबर के, जिसमें कि एक में 6-6 क्वेश्चन। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। आप जैसे देखो, ये है ना सेक्शन 1, एक एक 1 2 ABCDE 5, और ये पिछले साल का है, 2071 वाला है। सेकेंड में लॉन्ग आंसर 38 मार्क का, AB जिसमें से और लगा रहता है, आपको 2 लिखना है, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा A और B। ठीक है, एक चीज आपको दिखाते हैं, वैसे मैक्सिमम आप जो इस बार का क्वेश्चन देखोगे ना, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हो ये क्वेश्चन, साइंस का है ये। मतलब पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि चलो क्या है, मतलब ठीक है छोड़ देते हैं, इतना ही रहने देते हैं। 2 जगह ना, 2 जगह बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं। एक तो मेंस में हो गया, आप मतलब प्रीलिम्स में भी आते हैं। देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मतलब बांट रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दो। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हल्का सा भी। देखो, जब प्रीलिम्स में भी आप टेस्ट दोगे ना, कहीं कहीं ना बहुत लॉन्ग लिखा रहेगा, बहुत जगह टेस्ट में जाओगे आधा आधा पेज का रहेगा। लॉन्ग आंसर देखकर ना, लॉन्ग सॉरी क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है, आपको खुश होना है। बताओ क्यों? जितना लॉन्ग रहेगा ना, जैसे अब मेंस में क्या हो गया ना, जितना लॉन्ग रहेगा ना, उतना आपको पॉइंट मिलेगा कि मैं इस पे लिख सकता हूँ, इस पे लिख सकता हूँ, इस पे लिख सकता हूँ। अगर 38-36 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं एक लाइन का एक क्वेश्चन लिख दिया, अब उसमें आपको सोचना है कि कितने पार्ट्स पार्ट्स में। अब 36 नंबर का है, 2 पेज में तो लिखोगे नहीं, मिनिमम 4-5 पेज तो लिखोगे, 6 पेज लिखोगे नहीं। अब 4-5-6 पेज लिखने के लिए आपको बहुत सारे हेडिंग्स बनाने होंगे। अगर वो 2 लाइन का क्वेश्चन रहा, आपका दिमाग खराब होगा कि अब इसमें मैं क्या हेडिंग्स बनाऊं। जितना लॉन्ग होगा ना, उतना आपके पास पॉइंट्स मिल जाएंगे कि अच्छा इस पे लिखना है, इस पे लिखना है, इस पे लिखना है मुझे। सेम प्रीलिम्स में जितना लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, उतना ज्यादा आपको पॉइंट्स वहां से मिल जाएगा कि अरे हाँ, मतलब इसको खत्म कर सकते हैं, उतना क्लू मिलेगा आपको आंसर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहली बात तो लॉन्ग आंसर देख क्वेश्चन देखकर सॉरी डरना नहीं है, उससे खुश होना है कि वो आपका श्योर शॉट होगा ही। अगर मैक्स अगर बहुत नहीं भी जानते होगे ना, प्रीलिम्स का ऐसा गेम है कि अगर नहीं भी जानते होगे आप क्वेश्चन जो भी वो लॉन्ग पूछा हुआ है, आप अच्छे से एक बार पढ़ लोगे ना, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है वो उसका आप आंसर निकाल लोगे, वहीं से डिड्यूस कर लोगे। ठीक है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। वो डर आपको इसलिए लगता है ना कि अरे इतना बड़ा लंबा ये है, क्योंकि कभी हमने देखा नहीं है ना क्वेश्चन। मैक्सिमम शॉर्ट्स क्वेश्चन ही देखते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, हम यही मेरा माइंड उसी का आदी है। छोटा क्वेश्चन देखें, आंसर देखें उसका, हमने देखा नहीं है, इसलिए कुछ जब नया आता है तो डर लगता है। उसमें लाजमी है, उसमें डर लगने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए तो मतलब टीचर्स होते हैं, या फिर जो कि आपको बोल सके ठीक है भाई डरो मत, कोशिश कर लो। मॉक टेस्ट में देखोगे ना, बहुत बार लॉन्ग आंसर ये जानबूझकर डाला जाता है, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन,
कि आप अपना वो जो डर है उसको खत्म करो। आपके सामने अगर रहेगा, ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा पेपर में ही वो लॉन्ग क्वेश्चन डाल देगा, एक दो तीन रहेगा, लेकिन इतना मत जानो कि एक दो तीन रहेगा ना, वो नहीं भी आते हुए भी ना आपका वो नंबर है, एक नंबर वो +1 है आपका। छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार पढ़ लोगे ना, भले 30 सेकंड लगेगा, 40 सेकंड लगेगा पढ़ने में, लेकिन वो 1 मिनट में एक नंबर है आपका, तो वो डर खत्म कर लेना। चलो अभी तक जितना जितना बात की है ना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। पॉलिटी स्टार्ट होने वाला है ना हम लोग का वैसे भी। ये बताओ, पहला पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? ब्रेक करो इसको। कितने पार्ट्स हैं? क्या क्या है? विशेषता और महत्व। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन फीचर एंड सिग्निफिकेंस। मतलब आपका बॉडी का दो हेडिंग बन गया, दो पार्ट्स हो गया, मतलब दो हेडिंग बन गया। अब जैसे लेट सपोज इसको लिखना था, हमें लिखना होगा, ये पेज है आपका, एक दो लाइन इंट्रोडक्शन लिखें। पहला आपका क्या बनेगा? क्या था? विशेषता या फिर फीचर। ये आपका हेडिंग बना, फीचर ऑफ जो भी हो गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये पूरा ये हेडिंग बन गया। यहाँ पे आपने उसके फीचर्स बताएं। दूसरा पेज है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 पेज आपको रहेगा जनरली। दूसरा क्या था आपका हेडिंग? सिग्निफिकेंस या फिर महत्व। इसमें आपने 3 4 5, ये बहुत बेसिक है, मतलब अभी चैलेंजेस ये सब छोड़ो, उतना जहां एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा हो कि चैलेंजेस बताओ या क्रिटिकली एग्जामिन करो, वहां चैलेंजेस मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, उतना माइंड लगाने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे आ जाएगा आपको, वो सब प्रोसेस का पार्ट है। बस जो दिया हुआ है ना, अभी कोशिश करो कि जो आपके क्वेश्चन में है लिखा हुआ उसको लिख लो, वो बस मिस नहीं होना चाहिए, कि जो उन्होंने पूछा है वो बस मिस नहीं होगा मेरे से। डायमेंशन खोलते रहेंगे अभी बाद में, अभी है अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं ना, सब प्रोसेस का पार्ट है, धीरे धीरे डायमेंशन बहुत खुलेगा। सिग्निफिकेंस, कंक्लूजन, ठीक है ना। अब इसका इसके में जो भी पॉइंट्स आपको है वो आपके नोट्स में मिल जाएगा, या फिर आपका जो भी बुक होगा उसमें मिल जाएगा, उसका पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएगा। यही है ना, इससे ज्यादा क्या, मतलब इसमें कुछ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, अब ये देखो, अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, पढ़ो इसको एक बार और इसको ब्रेक करने की कोशिश करो। ब्रेक करो, अभी ये मत सोचना है क्या लिखना है क्या नहीं, बस ये कोशिश करो कि पूछना क्या चाह रहा है और ये कितने पार्ट्स में इसको ब्रेक कर सकते हैं, हेडिंग क्या बन सकता है मेरा। ये टफ है, इसमें मतलब कोई राय नहीं है। जो लोग फाइनल वहां एग्जाम में लिख रहे होंगे ना, उनका भी हालत खराब हुआ होगा। इंडिया न्यायपालिका और कार्यपालिका, पार्लियामेंट है ना, कार्यपालिका कहाँ? संसद। संसद और सर्वोच्च न्यायालय की, दो पार्ट इसका भी हो जाएगा। ठीक है, दो पार्ट्स क्या क्या हो गया? एक तो बोल रहे हो आप कि जो भी पार्लियामेंट या संसद हो गया या फिर उस सुप्रीम कोर्ट है, दोनों का जो पावर है उसको आप डिवाइड करोगे, मतलब अलग अलग बताओगे, ठीक है। दूसरा और किसी के मन में कुछ है क्या? हाँ, उसके विवादों के बारे में पूछ रहा है। पूरा बताओ कि आप क्या लिखोगे। उन्होंने बताया कि वो ऐसे लिखेंगे, आप बताओ कि क्या, और मतलब आपके मन में क्या आ रहा है कि आप कैसे लिखोगे आंसर को। भारत, ठीक है, तो आप भी पावर में ब्रेक करोगे, मतलब पावर में ब्रेक करोगे फिर आगे उसको
मतलब सिंथेसाइज करोगे, ठीक है। और है क्या? अरे मतलब दो ही लोग थोड़ी ना हो क्लास में। मतलब सेम स्ट्रक्चर पे जा रहे हो ना? ठीक है। देखो, सोचो, गलत होगा तभी सही होगा। और इसमें शर्माने वाली बात नहीं है यार, मतलब बच्चा अगर बड़ा होता है वो सोचेगा कि मैं गिर जाऊंगा, फिर तो सीख चलना कभी सीखेगा ही नहीं। सोचने की कोशिश करो। देखो कम से कम जो लोग सोच रहे हैं ना वो मतलब बहुत अच्छा है। आगे वही लोग बढ़ते हैं ना कि जो कुछ सोचते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके। ओके चलो ठीक है, ठीक है रहने दो। हाँ ठीक है, मतलब मैं थोड़ा सा समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो। एक बार और फिर से पढ़ते हैं ना। देयर हैज बीन अ कन्फ्लिक्टिंग डिबेट अबाउट सुप्रीमेसी बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी इन द लाइट ऑफ डिबेट एक्सप्लेन योर व्यू। मतलब संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का विवाद पैदा होता है। ये पहले बताओ कि विवाद कहाँ से आता है? कहाँ से ये मतलब सुप्रीमेसी का जो डिबेट है, ये कहाँ से आता है? ये कुछ पॉलिटी पढ़ रखे हो ना सब? कुछ जुडिशियल रिव्यू सुन रखा है? जुडिशियल रिव्यू क्या बोलते हैं हिंदी में? न्यायिक पूर्वावलोकन सुन रखे हो? कौन से आर्टिकल से है? चलो ठीक है, थोड़ा प्रीलिम्स पढ़ रहे थे ना सब। बताओ। 13। और कोई आर्टिकल है कि जिसके थ्रू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? मतलब पॉलिटी पढ़ रहे थे ना प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स का नॉलेज है। 32 सुन रखा है? 142 सुन रखा है, कंप्लीट जस्टिस कुछ भी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? 226 सुन रखे हो, हाई कोर्ट का? तो यही सब तो आर्टिकल है ना जो पावर देता है जुडिशियल रिव्यू का। 13 आपका किससे रिलेटेड है? मतलब कुल मिलाकर ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया। ये उसका अपना जो भी, हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट का वो कंप्लीट वो है। अब ये जुडिशियल रिव्यू ये किसका है? जुडिशियरी का, सर्वोच्च न्यायालय का। पार्लियामेंट का आर्टिकल 368 पर रखा है। क्या है 368? संशोधन का है। उसमें लिखा हुआ है ना कि संशोधन वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी दोनों का डिबेट तो पूछ रहा है। पार्लियामेंट बोलता है कि मेरे पास संशोधन का अधिकार है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये बोलता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ भी करोगे तो मैं इस आर्टिकल के अंदर आप जो भी कुछ भी कर रहे हो उसको मैं रिव्यू कर सकता हूँ। वो अगर इस आर्टिकल को वायोलेट करेगा तो मैं उसे खत्म कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बहुत आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, बेसिक स्ट्रक्चर भी इसमें आएगा। इसी मतलब इसी प्रोसेस में तो बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया ना कि ठीक है, इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो डिफरेंट केस आए। फाइनली केशवानंदा भारती ने बोला कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को तुम छू नहीं सकते हो। तो यही तो डिबेट है ना। यहाँ पावर की बात नहीं कर रहा है वो कि सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या पावर है वो आप दे रहे हो। यही मैंने बोला ना कि पहले आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, लिखा हुआ क्या है कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सर्वोच्चता का, कि वो बोल रहा है ना कि कौन पावर। अब देखो जैसे आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट बोलता है कि मैं सुप्रीम हूँ, कि मेरा पावर अनलिमिटेड है, मुझे जो मन होगा वो मैं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, आर्टिकल 13 भी है, 32 भी है, कि जिसके तहत मैं सुप्रीम हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो, वो आपका विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो ये समझने की कोशिश करो। डिमांड क्वेश्चन का ये है, ये नहीं पूछ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का पावर बताओ या फिर पार्लियामेंट का क्या क्या पावर है। वो उन दोनों के बीच में जो टसल हो रहा है सुप्रीमेसी का, उस पे क्वेश्चन है, और उसी को आपको दिखाना था। और इसको लास्ट में कैसे कंक्लूड करते? बोलते कि कोई ना तो ये सुप्रीम है ना ये सुप्रीम है, सब कौन है सुप्रीम? कौन है सुप्रीम इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन।
ये दोनों का पावर, ये दोनों जो लड़ाई कर रहे हैं, ये कहाँ से लड़ाई कर रहे हैं? 13, 32, 142, ये कहाँ से अपने आप को दिखा रहे हैं सुप्रीम? 368, ये सब कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ ये आपका कंक्लूजन हो जाता। ये 8 नंबर के क्वेश्चन में देखो कितना पॉइंट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी तक तो 6 ही पॉइंट है, इससे ज्यादा अभी और लिखाएगा उसमें लिखोगे तो। अब जैसे देखो, ये आपका इंट्रोडक्शन होता है, कुछ भी छोड़ो क्या मतलब है, आप इसमें पहले ये दिखाते ना कि कौन सा एरिया है जहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, या फिर कौन सा आर्टिकल है जिससे वो बोलता है कि मैं सुप्रीम हूं या फिर मैं सर्वोच्च हूं। तो वहां पे आप पहला देते आर्टिकल 368, कुछ एग्जाम्पल आपका डालते हैं, जैसे एनजेक्ट हो गया था, एनजेक्ट समझते हो ना, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम कुछ वाला इस तरह का। यहाँ पे आप एक दो एग्जाम्पल देते, इसके तहत पार्लियामेंट बोलते हैं कि मैं सुप्रीम हूँ। उसके बाद दूसरा आप हेडिंग देते, क्या कहते हैं, इंस्टेंसेज जहाँ की सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ठीक है। अब वहां पे आप एग्जाम्पल देते, एक आर्टिकल 32, दूसरा 13, 226, कुछ केस अगर याद आ रहा है जैसे बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस आप डाल देते हैं कि यहाँ बोल रहा है कि मैं सुप्रीम हूँ। यही तो डिबेट है, इसी डिबेट को आपको दिखाना था, और इसको कंक्लूड कर देते यहाँ पे, या तो डायग्राम बना लो या फिर कुछ भी बना लो कि ऑल दो ये तो मतलब बोथ जो दोनों है वो बोलते हैं कि अपने आप को सुप्रीम है, लेकिन जो ये जो सुप्रीमेसी का डिबेट है वो अराइज कहाँ से होता है? आर्टिकल से अराइज होता है, और वो आर्टिकल है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए, ये डायग्राम हो गया, डाटा हो गया, ये सब वैल्यू एडिशन का पार्ट है, बहुत बाद का बात आता है, ठीक है। अभी ध्यान मत दीजिए, मैंने क्या आपको स्टार्टिंग में बोला था ना, एक दिखाया था आपको कि जो पूछा हुआ है उसको लिख लीजिए। मैं अभी ऐसे बोल रहा हूँ कि सपोज अगर आप एग्जाम में डालते हैं तो कुछ डायग्राम बना दो या फिर वो कर दो, डायग्राम बहुत अच्छा इसमें बन सकता था। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, या तो वो कर लो, या फिर यहाँ पार्लियामेंट है, ये पे जुडिशियरी है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी अब दिखा दो। वो डायग्राम वो तो आपका अपना क्या उसको बोलते हैं, क्रिएटिविटी है कि आप कितना सोच पा रहे हो, और ये सब बहुत बात का बात है डायग्राम। अभी आप डायग्राम सोच, वही जैसे मैंने बोला ना कि अभी आप इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, चलो डायग्राम का आ गया तो अच्छी बात है, डायग्राम के बारे में सोचने लगोगे ना तो आपका जो मेन कंटेंट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। फिर आप इस बात पे ध्यान देने लगोगे ना कि मेरा आंसर अच्छा दिखना चाहिए विजिबली, कंटेंट वाइज नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में इस सब बात पे ध्यान देते हो ना तो फिर वो जो विजिबिलिटी वाला पार्ट है ना आप उस पे ध्यान दे रहे हो। पहले कंटेंट पे ध्यान देते हैं कि क्या लिखना है, क्या वो पूछ रहा है, उसके बाद आएंगे ना ये सब। ये क्या है, डायग्राम हो गया, या फिर जैसे वो ग्राफ वाला बात हो गया, वो सब वैल्यू एडिशन का पार्ट है, वो सब आपका मार्क्स जो ना 1 नंबर इंक्रीज करने में। अगर मान लो ये डायग्राम नहीं रहता, मैंने डिमांड एड्रेस किया है, वो मुझे 3 नंबर दे देता या 4 नंबर दे देता, जो भी देना होता, ये डायग्राम आ जाता तो वो 0.5 उसमें आ जाता। तो वो जो लास्ट में जो मार्क्स इंक्रीज करना है ना, उसमें डायग्राम का रोल है। तो वो सब बाद में आएंगे ना, पहले तो सीख तो लो ही। ये जो पहले 3 नंबर है या 4 नंबर है वहां तो पहुंचना है ना, उसके बाद 0.5 और 0.1 मतलब वो करते रहेंगे ना, आगे बढ़ाते रहेंगे, वो सब तो प्रोसेस का पार्ट है। हाँ मतलब उसका एक आते हैं कि फाइनली कैसे लिखना है, थोड़ा सा ये करते हैं एक्सरसाइज, उसके बाद आते हैं फिर कैसे लिखना है, लास्ट उसी से खत्म करेंगे फिर। सी बताओ, पढ़ो इसको, कितने पार्ट्स है इसमें? पहले तो डिमांड समझना और फिर पार्ट्स बताना। अच्छा, दिख रहा है? हाँ, रीड के बारे में पूछ रखा है, ठीक है। हम्म
ठीक है, आप लोग ये समझ पा रहे हो कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट ज्यूरिडिक्शन, मतलब न्यायिक क्षेत्राधिकार की अवधारणा को स्पष्ट करे। यहां तक एक खत्म हो गया, यहां तक एक खत्म हो गया, ये वाला स्पष्ट करें। और जो 5 रीट है उनमें से किन्हीं 3 ऐसे रीट की चर्चा करें। अभी जो 5 रीट है वो आप बताओगे? नहीं नहीं, वहां बताओगे, अभी छोड़ो ना, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो भाई। सब पता है आप लोगों को, वहां बताओगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। उन 5 रीटों में से किन्हीं 3 ऐसे रीटों की चर्चा करें जो सर्वोच्च न्यायालय, ये आपका क्वेश्चन है। अब बताओ उस 5 को बताओगे कि नहीं? हाँ, अगर उन्होंने लिखा है तो आप बताओगे। अगर वो बोलते कि चलो किन्हीं 3 रीटों की जो भी व्याख्या करे या चर्चा करे, तो वहां मैं समझ सकता था कि अगर आपने बस केवल 3 लिख के आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 5 लिखेंगे उनको ऑब्वियस बात है थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनको पता होगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि चलो इसको कुछ आता है, तो वो सब बात की बात है। तो एक और चीज यहाँ पे ये स्पष्ट होता है कि अगर क्वेश्चन में जो भी दिया हो, भले उसके बारे में पूछा नहीं हो, उसको थोड़ा सा एड्रेस जरूर करना है। उन्होंने लिखा है 5 रीट्स, तो आप एक, जैसे अब यहाँ पे बहुत अच्छा डायग्राम बन जाएगा, रीट्स करके आप 5 बता दो, इसमें से कोई 3 सेलेक्ट करो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि क्या बोल रहा है, किन्हीं 5 में से किन्हीं 3 ऐसे रीट की चर्चा करें जो उनके मूलभूत अधिकारों को लागू करने। अब 3 रीट्स को, उसी 3 को आप हेडिंग बना लो, अलग अलग 3 3 आपका हेडिंग बन जाएगा, उसी के नीचे कुछ कुछ एग्जाम्पल है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का या फिर कुछ केस है उस तरह का, तो आप डालो वहां पे। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? बताओ इसमें डी। कितने पार्ट्स हैं? क्या क्या है? डायरेक्टली दिख रहा है, विजिबल है, मतलब जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन करना है और उसका पर्पस बताना है। ठीक है, 2 पार्ट्स। तीसरा, मेजर 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, हाँ बोलो, कुछ कुछ बोल रहा है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। अब ये जो सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं? कितने पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो? हाँ बोलो। क्या क्या? मैं पूछा हूँ ये जो लास्ट वाला पार्ट है, इसको अगर हेडिंग बनाओगे, इसके अंदर कितना पॉइंट आप लिख सकते हो? मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उस हेडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक पहला कि रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन आपने बताया, दूसरा आपने बताया कि किस आर्टिकल में है, तो उसके अंदर कितना क्या लिखोगे, क्या क्या लिखोगे? 3। एक मिनट आप, हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, जो सेकेंड पार्ट है आपका आर्टिकल वाला, उसमें कितने पॉइंट्स आपके बनेंगे? अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे देखो अब यहाँ पे है ना कि 2 पार्ट है, एक है कि डिफाइन जुडिशियल रिव्यू, दूसरा है बेसिक पर्पस। एक आपका हेडिंग क्या बना, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है उसके बारे में आपने कुछ लिखा, 3 4 5 जो भी कुछ हुआ। दूसरा, दूसरा उसका पर्पस क्या है जुडिशियल रिव्यू का, इसमें आपने 3 4 पॉइंट लिखा। यहाँ पे भी 2 पार्ट्स, पहला रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग का क्या उसका काम है, दूसरा आर्टिकल्स। अब मैं ये पूछा कि इसमें कितने पॉइंट्स लिखोगे?
ठीक है, वो एक अलग हेडिंग बन जाएगा। आप मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इस पार्ट में कितने पॉइंट्स लिखोगे? कहां से ले आओगे आर्टिकल? मतलब जैसे उन्होंने बोला ना कि दो, ठीक है, स्टेट और दो ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे। देखो मैं यहाँ पे इसलिए इस बात पे मैं आना चाह रहा था कि आपके इसमें डायरेक्टली पूछ रखा है, आर्टिकल में नया क्या आप घुसाओगे उसमें? जैसे उन्होंने बोला कि इंपॉर्टेंसेस लिखना है, तो वो एक अलग पार्ट हो गया ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि इस पार्ट्स में ये पूछ रहा है दूसरा कि व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो एक तो सेंटर में है, दूसरा स्टेट में है, उसके अलावा तो कहीं कुछ नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा था कि जब यहाँ पे दो ही पॉइंट है, इसमें कुछ आप नहीं कर सकते हो, तो इसको आपको लंबा करना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रहे थे ना कि चलो दो मेजर मेजर पॉइंट्स मिल गया मुझे, दो पार्ट्स मिल गए, दो डिवाइड कर दिया हमने, एक में 5-6 लिखे, एक में 5-6 लिखे, मेरा टोटल 8-10 पॉइंट्स हो गया। लेकिन जहां कुछ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये जो सेकेंड वाला पार्ट है या फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें एक से दो उससे ज्यादा मुझे पॉइंट्स नहीं है, कुछ मैं जबरदस्ती डाल भी नहीं सकता हूँ, ये पूछ रहा है स्पेसिफिकली आर्टिकल क्या है। अब आर्टिकल तो नया क्रिएट नहीं कर सकते हो, अगर कुछ बात बनाने वाला होगा तो आप तो बात बना दोगे, आर्टिकल तो क्रिएट नहीं कर सकते ना नया। तो जो पहला पार्ट है उसको आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा फिर, या फिर कुछ नया कुछ ढूंढना पड़ेगा आपको। तो नया ढूंढने वाला बात आगे आएगा, वो अभी करेंगे, वो सब नया ढूंढना, डायग्राम, ये सब वैल्यू एडिशन का पार्ट है, वो सब आगे आएगा, चैलेंजेस कैसे लिखना है वो सब आगे आएगा। बस अभी इतना काम है कि अगर इस तरह का कुछ रहे जहां लगे कि एक पार्ट में बहुत कम पॉइंट है तो दूसरे को एक्सपैंड करो। चलो थोड़ा सा लॉन्ग वाले पे बताओ, इसमें कितना पार्ट्स में क्या क्या हेडिंग बनाओगे? दिख रहा है ना क्वेश्चन? अभी तक शॉर्ट 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 सी बात चल रहा था, अब लॉन्ग वाले पे और थोड़ा सा। एक तो कुछ, हाँ एक तो क्वेश्चन टफ है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन बहुत टफ है। अच्छा छोड़ो इसको, फिर रहने दो इसको, बाद में देखना, तो दूसरा दिखाते हैं, अभी ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो जो लोग एग्जाम दिए होंगे ना, उन लोगों का हालत खराब हो गया होगा कि अरे हो क्या रहा है ये मेरे साथ। अ, चलो चलो ये दूसरे वाले पे आओ। देखो अभी छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया, मतलब ये आपको अभी है पॉलिटी, अभी एक एक महीना चल रहा है, वो आएगा धीरे धीरे क्वेश्चन, जब हम लोग क्लास व्लास करेंगे तो आएगा। अभी बस जो बेसिक बात है उस पर कर रहे हैं। इसमें बताओ क्या क्या करोगे, कितने पार्ट्स हैं, कुछ हेडिंग बनेगा आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो सुन रखा है ना, चलो कल्चरल नेशनलिज्म बहुत हेवी टर्म था, लेकिन ये तो सुन रखे होगे। 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या? संवैधानिक नैतिकता। हाँ। देखो देखो देखो, मतलब हवा में मत खेलो, टाइम ले लो 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए फिर आराम से बोलो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी मतलब किसी आर्टिकल, क्या? नहीं नहीं मतलब छोड़ो। चलो यहाँ बेसिकली, अच्छा रहने दो, ठीक है छोड़ो। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में ही मतलब वो हो, पहले ये पता है आपको, थोड़ा सा बस ऐसे ही बताता हूँ। मोरल वैल्यूज सुना है आपने? जनरल टर्म क्या है, मोरालिटी क्या है? मोरालिटी क्या है? वैल्यूज, कैरेक्टर, यही सब मोरालिटी है ना, मतलब बहुत बेसिक टर्म है ये, वो है वो बहुत खतरनाक वर्ड सब वो सब। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है?
कि जो वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको अपहोल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो उसमें वैल्यूज केवल ड्यूटीज नहीं है ना, केवल राइट्स नहीं है ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो थीम है ना, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बोलते हो। वो हम लोग बोलते हैं ना कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो कि नहीं, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हो कि मैं मानता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आप केवल फंडामेंटल राइट को नहीं बोलोगे कि मैं केवल फंडामेंटल राइट को मानता हूँ। ठीक, उसमें जितने भी वैल्यूज दिए हुए हैं, जितने वहां से लॉज निकल के आते हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पार्ट है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, मतलब संवैधानिकता, संवैधानिक नैतिकता स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है, नेचुरल नहीं है वो, इसको विकसित करने की जरूरत है, बट हैज टू बी कल्टिवेटेड। अब देखो, आप सोसाइटी में बड़े होते हो, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, आपके मम्मी पापा या फिर सोसाइटी आपको बताता है कि चलो हाँ ये इस धर्म में ऐसे होता है, आपको ये करना है वो करना है। तो बेसिक फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, छोड़ स्कूल में जाते हो, वहां से वैल्यूज सीखते हो ना। वैल्यूज में क्या क्या हो गया कि चलो मारना नहीं है, ठीक है, चोरी नहीं करना है, ये सब हो गया। यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, वो लॉज है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? आपका जो सुप्रीम लॉ है, किसी भी सोसाइटी, किसी भी नेशन को गवर्न करने के लिए जो लॉ है उसका कोडिफिकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ही। तो कुछ आदमी आदमी या कुछ जो भी उसका पर्सन्स है, उन्होंने मिलके इसको लिख रखा है। तो आपको अगर मानना है तो आपके अंदर ये नेचुरली तो नहीं आ सकता ना। जैसे मैंने कुछ लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था हमारा, उसमें 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग जो भी थे, उन्होंने कुछ लिखा। अब आपको मानना है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो नेचुरली तो आपके अंदर नहीं आ सकता ना, आपको वो सीखना पड़ेगा। अगर मानोगे तो यही यही तो बस यही बात बोल रहा है। जो रिलीजन है या फिर जो बेसिक वैल्यूज है सोसाइटी में, वो नेचुरली आ जाता है क्योंकि आप उस सोसाइटी के पार्ट हो, वही देखकर आप बड़े होते हो। ठीक है, वहां भी बहुत कुछ सीखा जाता है। तो यही बोलना चाह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कि जो उसमें वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको आप नेचुरल सेंटिमेंट आपके अंदर नहीं है, उसको आप कल्टिवेट करते हो, मतलब सीखते हो। फंडामेंटल राइट के बारे में आप जानते हो, उसके महत्व को समझते हो, फिर उसको मानते हो। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया कि फंडामेंटल राइट ये है, आपने मान लिया कि हाँ चलो मैं तो मतलब आज के बाद इससे इसके अगेंस्ट कोई भी बोलेगा तो लड़ लूंगा। पहले उसके महत्व को समझते हो, आप देखते हो कि आपके लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बाद आप मानते हो। तो बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट अ नेचुरल सेंटिमेंट, इट हैज टू बी कल्टिवेटेड। दूसरा, इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज प्रोपाउंडेड बाय द। अब बोल रहा है कि इस के मतलब इस तथ्य के आधार पे आप ये बताइए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, संवैधानिक नैतिकता, उसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब इसके कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ निगेटिव इसमें थॉट होगा, उस सब पे नहीं जाते हैं अभी। मेरा बस पर्पस ये था आपको दिखाने का कि बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और जनरली आपको लॉन्ग में ही होगा। ऐसा होगा कि एक स्टेटमेंट दिया रहेगा इस तरह का, जैसे ये कुछ पूछ नहीं रहा है ये यहां से आपसे, ये तो क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो बता रहा है आपको कुछ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है जो कुछ ऐसा है। मान लेते हैं, इसको हटा दो, इसको आप हटा दो यहां से, ये भी जो पार्ट है, और इसमें बस ये इन लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट इसको हटा दो, और ये बोलो कि क्रिटिकली एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज प्रोपाउंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आंसर अलग होगा क्या इसका? क्वेश्चन तो यही है ना। अगर आपने यहां से हटा दिया, ये आपने नहीं लिखा क्वेश्चन में, फिर भी कोई फर्क पड़ता है क्या क्वेश्चन पे? तो फिर ये क्यों दिया हुआ है, इतना क्यों, मतलब 20,000 लोग अगर इस बार दिए हैं, 15,000 लोग देते हैं, उतना इंक खत्म करना, उतना फिर एक तो वैसे ही सरकार के पास रुपया नहीं है। तो ये दिया हुआ है तो आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। कि कुछ स्टेटमेंट दे रखा है उन्होंने, कोई भी क्वेश्चन रहता है, शॉर्ट आंसर में भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्वेश्चन पूछा रहेगा, उस क्वेश्चन का अगर वो स्टेटमेंट आप हटा दोगे ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है उस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा।
लेकिन अगर उन्होंने दिया है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसमें आपको एग्जाम्पल डालना पड़ेगा, जो भी हो, जो भी क्वेश्चन वो पूछे वहां पे उसको एक्सप्लेन करो आधे पेज में। अगर शॉर्ट आंसर है तो एक पैराग्राफ में, अगर लॉन्ग आंसर है तो आधे पेज, एक पेज पे आप जा सकते हो आराम से, क्योंकि 5-6 पेज इसमें लिखना रहता है। और ये आपका एक अलग डायमेंशन ही बन गया, समझो इंट्रोडक्शन का एक अलग डायमेंशन आपका बन जाएगा। तो एक तो यहाँ से ये सीखना है हमें कि कुछ इस तरह का अगर दिए हो तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना है हमें। कुछ एग्जाम्पल आ रहा है तो केसेज आ रहे हैं तो आप डालो, उसके बाद आप आओ। जब भी कुछ क्रिटिकली रहे इस तरह का, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। अभी बेसिक पे आओ, अभी बहुत कुछ आगे आएगा कि डिस्कस एक्सप्लेन ये वो, लेकिन मैक्सिमम जगह आप देखोगे ना क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए देता है। तो क्रिटिकली रहेगा तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव। अब बाकी ठीक है, अब इस बहुत फालतू क्वेश्चन है ये, रहने दो इसको। जब जब तक पूरा अच्छे से पढ़ नहीं लोगे पॉलिटी ना, तब तक ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और वैसे भी बीपीएससी में तो जो पढ़ लेते हैं उनसे भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि बीपीएससी में उस हिसाब से पढ़ाई होता नहीं है, लोग करते नहीं है। अब करें, अच्छी बात है। अब इसमें देखो, इसमें बताओ 3A में कितने पार्ट्स हैं इसका, पहले ब्रेक करो इसको। दिख रहा है ना सबको? आ रहा है समझ में? चलो साथ में पढ़ते हैं फिर। पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी इनलार्ज्ड इनटू अ एब्सोल्यूट पावर। ये एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, यहाँ तक एक पार्ट मतलब खत्म। दूसरा यहाँ से आपका मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि कैन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 दो बार डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देख रहे हो कितना गलत है। व्हेन इट इंजॉयज एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। देख रहे हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन है मेंस का, और उसमें भी इतना ग्रामेटिकल एरर। ये हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ है कि संविधान संशोधन के संदर्भ में संसद की शक्ति नियंत्रित है, इसे असीमित शक्ति में नहीं बदला जा सकता। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट मिल गया आपको। क्वेश्चन है कि क्या संसद में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद संसद बेसिक स्ट्रक्चर बुनियादी ढांचा को बदल सकता है? ठीक है, क्वेश्चन डिमांड क्या है, क्या पूछ रहा है आपसे ये? नहीं ठीक है, वो करेंगे बाद में। पहले ये बताइए ना कि क्या पूछना चाह रहा है ये आपसे क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन नहीं है क्या ये? अभी जो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियरी और पार्लियामेंट का जो है, बस यहाँ पे लॉन्ग है, टर्मिनोलॉजी अलग है, लिखने का तरीका अलग है। यहाँ एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि इसमें अगर विदाउट केसेस कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर आपने 4-5-6 केस नहीं डालोगे ना तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ये सेम ही क्वेश्चन है ना, पार्लियामेंट और जुडिशियरी का डिबेट दिखा रहा है उसका कि कौन सुप्रीम है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया ना कि पार्लियामेंट संशोधन जो भी आपका अमेंड कर सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसको आपको एक्सप्लेन करना है आधे पेज, एक पेज में आराम से एक्सप्लेन करो। यहाँ से स्टार्ट होता है, कैन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। इसका सिंपल सा केस है, मतलब कि वो बोलता है कि नहीं कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आपके नॉलेज के ऊपर है कि कितना आपने पढ़ रखा है, कितना केसेज आपको पता है कि इस केस में ये बोला, इस केस में ये बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, सब चीज डाल सकते हैं। लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर पे अभी आएंगे, जब लॉन्ग आंसर करेंगे ना उस टाइम। अभी आप लोग शॉर्ट पे फोकस करो। पहला जो नेक्स्ट जो क्लास होगा ना पीवाईक्यू वाला, उसमें हम लोग थोड़ा लॉन्ग पे देखेंगे कि उसमें कैसे नया नया डायमेंशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बस अभी
ब्रेक करने की कोशिश करो या डिमांड समझने की कोशिश करो। लास्ट वाला है, चलो लास्ट कर देंगे, इसके बाद खत्म करेंगे। लास्ट वाला देखो, बी वाला। आ रहा है समझ में? डायरेक्ट है, दिक्कत थोड़ा है क्या? चलो फिर पढ़ते हैं साथ में, 1 मिनट। क्या लिखा हुआ है? संघवाद के स्थायित्व और कार्यप्रणाली पर बहुलवादी राजनीतिक दलों के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन हुआ। पहला क्या पूछ रहा है कि क्रिटिकली एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज मल्टी पार्टी सिस्टम ऑन द स्टेबिलिटी एंड फंक्शन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? एक सेंटर है, एक स्टेट है। हाँ मतलब बेसिक ये तो है, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है, लेकिन ठीक है, सेंटर स्टेट है। वो स्टेबिलिटी और फंक्शन पे कहीं कहीं देखते हो ना कि जहाँ बोलते हैं ना हम लोग आजकल बहुत है कि डबल इंजन की सरकार है, वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वही बस पूछना चाह रहा है कि इम्पैक्ट बताना है आपको मल्टी पार्टी सिस्टम का, जो बहुलवादी राजनीतिक दल है, उसका इम्पैक्ट ये सेंटर स्टेट के रिलेशन में क्या प्रभाव पड़ा है, पहला पार्ट। दूसरा क्या है, मिली-जुली सरकार या गठबंधन ने सहकारी संघवाद या प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को मजबूत या कमजोर किया है, व्याख्या कीजिए। टू व्हाट एक्सटेंट हैव द coalition governments strengthen और weaken the cooperative and competitive dimension। पहला तो हो गया कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसका क्या प्रभाव पड़ा है स्टेबिलिटी और फंक्शन में फेडरल स्ट्रक्चर का सेंट्रल स्टेट के रिलेशन में, वो बताया। दूसरा है, ये पहला पार्ट हो जाएगा। दूसरा है कि टू व्हाट एक्सटेंट, अब देखो ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट कोalition गवर्नमेंट, अब जो कोaliशन गवर्नमेंट समझ रहे हो ना, हाँ, 2-3 पार्टी मिलकर जो बनाते हैं, कैसे उन्होंने या तो स्ट्रेंथन किया है, ठीक है, गठबंधन को या तो मजबूत किया है या फिर कमजोर किया है, जो कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। बस ये लिखना है कि जो कोalition गवर्नमेंट है वो कैसे स्ट्रेंथन किया। एक आपका डायमेंशन ये बन जाएगा कि कैसे स्ट्रेंथन किया, दूसरा बन जाएगा कैसे उसने उन्होंने वीकेंड किया। 3 तो बेसिक बन जाएंगे जो एकदम विजिबल है, वैसे विजिबल तो और ज्यादा भी है, लेकिन अभी एक आप पार्ट ये बना लोगे कि इम्पैक्ट है मल्टी पार्टी सिस्टम का, एक यहां से बन जाएगा। एक दूसरा कि टू व्हाट एक्सटेंट पूछ रहा है, तो दोनों आप दिखाओगे, वैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि कितना स्ट्रेंथन किया और कितना वीकेंड किया। हाँ 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 बिल्कुल, इम्पैक्ट है तो पॉजिटिव है निगेटिव है दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो, अभी बस जनरल पे वो कर रहे हैं कि एक आपका मेजर हेडिंग बन गया इम्पैक्ट का। अब पॉजिटिव निगेटिव नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, इम्पैक्ट ये यहाँ से ये तो देख सकते हैं ना कि एक इम्पैक्ट पूछा हुआ है, तो एक हेडिंग बन जाएगा मेरा इम्पैक्ट का, एक 1.5 पेज लिख दिए। दूसरा बन जाएगा ये स्ट्रेंथन करने का, क्योंकि दोनों चीज लिखा हुआ है कि कितना स्ट्रेंथन किया या फिर वीकेंड किया, तब दोनों बताओगे ना कि हाँ इतना स्ट्रेंथन किया या फिर ये वीकेंड किया। 2 पॉइंट यहाँ से बन जाएंगे आपके। संघवाद, संघवाद क्या होता है? अस्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी तो कॉमन इंग्लिश वर्ड है ना। हाँ कि स्टेबिलिटी, जैसे आपके लाइफ में स्टेबिलिटी है, बहुत उथल पुथल नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया ना कि डबल इंजन की सरकारें होती हैं। अब जहाँ मान लो सेंटर में है कौन सा, बीजेपी, एग्जांपल लेते हैं, कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हो कोई कांग्रेस को सपोर्ट करते हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो मैं अभी भी बोलूंगा वो मतलब गुस्सा मत हो जाना कि अरे सर क्या बोल रहे हैं, अभी है तो बस एग्जाम्पल ले रहे हैं। सेंटर में बीजेपी है, मान लो किसी स्टेट में कांग्रेस का सरकार है, तो वो उनको परेशान करते हैं। इससे पहले अभी जैसे जो केस आया था गवर्नर वाला, तमिलनाडु वाला, इसमें पश्चिम बंगाल में जो वो बोल रही थी कि नरेगा वाला पैसा या फिर वो पैसा नहीं रिलीज कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ये स्टेबिलिटी नहीं हुआ ना, मतलब उथल पुथल मचा हुआ है 2 लेवल पे। संघवाद मतलब फेडरल स्ट्रक्चर समझते हो, फेडरल स्ट्रक्चर में मतलब किसी भी
इंडिया फेडरल है कि नहीं? मान लो कि वो स्ट्रांग, पहले बाद में जाते हैं ना, पहले है कि नहीं ये पहले बताओ। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब आर्टिकल में लिखा हुआ है यूनियन या जो भी हो। अगर आप सब प्रिंस का पढ़ रहे थे ना, वहां पे आ गया क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें जो भी फीचर है जो कि फेडरल फीचर है आपका, तो क्या वो पढ़ रखा है ना, फेडरल फीचर, यूनिटरी फीचर, ये करके, तो उसी में मतलब सबने याद कर रखा है क्या, रट लिया कि फेडरल फीचर ये होता है, फेडरल का मतलब नहीं पता, यूनिटरी फीचर क्या होता है बस उसका मतलब नहीं पता। तो अब ये तो क्लासेस की बात होगी ना। वैसे देखो, फेडरल मतलब, फेडरल का मतलब ये होता है कि जहां भी दो या दो से अधिक लेयर का गवर्नमेंट बने वर्टिकली, तो उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं। बहुत बेसिक है, मतलब कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वर्टिकली मतलब एक सेंटर होगा, एक स्टेट होगा, या फिर नीचे और चले जाओ जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया। हमारे यहाँ उतना पावर नहीं है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, लेकिन सेंटर का तो एटलीस्ट, स्टेट का तो बहुत ज्यादा पावर है। अमेरिका में सेम स्ट्रक्चर, ब्रिटेन में, यूके, क्या है, फेडरल है कि यूनिटरी है? फेडरल है कि नहीं? तो ये तो रटे हो गए ना प्रीलिम्स के लिए। ब्रिटेन में नहीं है फेडरल सिस्टम, वहां केवल और केवल सेंटर है, स्टेट वहां है ही नहीं। तो फेडरल का बस वो बेसिक मतलब है, और कुछ नहीं है। कोई मतलब कुछ रॉकेट साइंस नहीं है वो, कि जहाँ पे दो दो या दो से अधिक लेयर ऑफ गवर्नमेंट रहे, तो उसको फेडरल बोलते हैं बस। पहले ये बात बताओ, अभी तक समझ में आया कि मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? आप लोगों को फोकस क्या करना है अभी फिलहाल, एटलीस्ट 5 दिन 10 दिन? क्या करना है? पहला क्वेश्चन पढ़ो, मतलब कंटेंट तो पढ़ोगे, ऐसा नहीं कि कंटेंट नहीं छोड़ छोड़ देना है। क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके डिमांड को समझने की कोशिश करोगे, क्या वो पूछना चाह रहा है। टाइम दो, नहीं समझ में आया 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम देना है दो। दूसरा, उसको ब्रेक करोगे, डिमांड जब जैसी समझ में आ जाएगा फिर अपने आप वो ब्रेक हो जाएगा। दोनों लिंक है ना, सब चीज लिंक होता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ आइसोलेशन में चलते रहता है। उसके बाद ब्रेक करो, और जितने पार्ट्स में ब्रेक करोगे वो आपका हेडिंग बन जाएगा। समझ रहे हो? उसी हेडिंग में फिर पॉइंट्स लिखोगे। अब कुछ रूल्स है लास्ट, मतलब इसके बाद खत्म करेंगे। कुछ रूल्स है जो कि आंसर राइटिंग में फॉलो किया जाता है। पहला, कि जो भी आपने पार्ट्स, जो भी आपने पार्ट्स लिखा, चलो ये ठीक है, मतलब जो भी आपका पार्ट्स ब्रेक किया आपने वो आपका हेडिंग बन गया। हेडिंग को बार बार देख रहे होगे ना, जो मैं आपको बता रहा था हेडिंग कर रहा था उसको मैं बॉक्स कर रहा था, आप भी करोगे। जितने भी हेडिंग बनाओगे उसको बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, अभी ये पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या करना है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्यों करते हैं ये सब। दूसरा, ये जो हेडिंग आपका रहेगा, हेडिंग के नीचे आप पॉइंट में लिखोगे, पैराग्राफ नहीं। उसको एक्सप्लेन करना है या उसको उसमें एग्जाम्पल डालना है, तो आप पॉइंट्स में लिखोगे, और इस पॉइंट को नंबर करोगे 1 2 3, ABCD ये सब कुछ नहीं, या फिर 1 2, चलो ये थोड़ा चल सकता है, लेकिन इस तरह से लिखोगे 1 2 3 4। ये आपका हेडिंग हो गया। इसके नीचे पॉइंट्स लिखोगे 1 2 3 4, नंबरिंग करोगे उसको, ABCD नहीं, या फिर वो डॉट 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 नहीं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखोगे, मैं बोल रहा हूं कि उस पर ध्यान मत देना, उसको परफेक्ट करने की कोशिश मत करो कि क्या मैं लिखूं कि बहुत अच्छा लगे। जो मन में आए, जो दिमाग में आए, जो लिख, उस पर ध्यान नहीं देना है, उस पर टाइम कंज्यूम नहीं करना है। आपको जो मन में आ जाए इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपका मैक्सिमम अभी, वो तो बाद में धीरे धीरे और कम करेंगे, मैक्सिमम 4 लाइन, इससे ज्यादा नहीं। जितना, हाँ शॉर्ट, अभी मैंने अभी स्टार्टिंग में शॉर्ट्स में ही बात कर रहे हैं, फिर लॉन्ग पे आएंगे अच्छे से।
मैक्सिमम 4 लाइन, वैसे तो 2-3 लाइन में निपटा दो वो बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम 4 लाइन, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन भी और कंक्लूजन भी दोनों। पार्ट सब हेडिंग बनेगा, उसके अंदर जो लिखोगे वो पॉइंट में उसको नंबर करोगे, वो डॉट 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 ये नहीं डालना है, स्टार मार्क्स नहीं करना है, कुछ भी ABCD ये सब नहीं लिखना है। वो 1 2 3 एक बार चल सकता है, लेकिन कोशिश करो कि ये 1 2 3 वाला जो है इसको हम लोग फॉलो करें। देखो इन तीनों को पहले बताते हैं फिर आगे बढ़ चलेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा ना कि जो पार्ट्स बनेगा वो। अच्छा देखो क्यों हम लोग पार्ट्स बनाते हैं, सब हेडिंग उस टाइम से मैं बोल रहा हूँ, सब हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग क्यों बनाते हैं बताओ, क्यों ब्रेक करते हैं? हाँ, अब आप एग्जामिनर हो, आपके पास 1000 कॉपी पड़ा हुआ है, आप बताओ कैसे चेक करोगे? पढ़ने जाओगे क्या एक एक लाइन? कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है, कोई नहीं पढ़ता है। हाँ लेकिन इतने बेवकूफ भी वो नहीं होते कि आप कुछ भी लिख के आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इतना तो एक्सपीरियंस वो रहते हैं कि चलो एक बार देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा ना, कुछ कुछ टर्म देख लेंगे तो उनको आइडिया लग जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो। तो ये जो पार्ट्स है ना हेडिंग, ये आपको दिखाता है एग्जामिनर को कि जो डिमांड है आप उसको मीट किए हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले डिमांड को समझो, जैसे डिमांड को समझ जाओगे आप पार्ट्स में ब्रेक कर लोगे, वो आपका हेडिंग बन गया। एग्जामिनर जब आपका खोला उसने देखा कि 2 हेडिंग बना हुआ है, हेडिंग पे तो एटलीस्ट नजर जाएगा ना, क्यों नजर जाएगा? क्योंकि आपने उसमें बॉक्स में क्या रखा है, वहां से उसको दिखेगा कि चलो हाँ बच्चा को डिमांड समझ में आ गया क्वेश्चन का, पहला जो उसका क्राइटेरिया था वो मिट हो गया। दूसरा, जब इसके नीचे वो पॉइंट्स देखेगा, नहीं टाइम है उतना कि वो पढ़ने जाएगा, एक नजर से वो देखेगा, ये ना साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है कि अगर किसी ने डॉट 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 करके लिखा है उसको आइडिया ही नहीं लगेगा कितना पॉइंट है। ठीक है, 4 पॉइंट आपने लिखा, 5 पॉइंट लिखा, एक हेडिंग में लेट्स सपोज 5 पॉइंट आपने लिखा, दूसरा हेडिंग था उसमें आपने 5 पॉइंट लिखा, टोटल 10 पॉइंट हो गया। आपका इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, कुछ आपने डायग्राम डाल दिया है। अब देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 10 पॉइंट डाल दिया, वैसे ही वो खुश हो जाएगा। देख, वो देख लिया कि हेडिंग में आपने लिख रखा है जो भी क्वेश्चन का कीवर्ड था, क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करके आपने डिमांड मीट कर लिया, 10 पॉइंट्स आपने लिख दिया है, उसके अलावा इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, कुछ डायग्राम है, कुछ उस तरह का, खुश हो जाएगा वो, 4 नंबर 4.5 नंबर आराम से दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए नंबर में लिखने की कोशिश करते हैं। और भी जनरली कहा जाता है कि जो एग्जामिनर है ना वो कॉपी को वर्टिकली पढ़ते हैं, जैसे ये है ना, तब वो ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ने जाएंगे, ऐसे पढ़ने में टाइम लगता है ना, आप लाइन पढ़ोगे तो टाइम लगेगा, उनको जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, तो वो ऊपर देखेंगे, वो क्या करते हैं नीचे आ जाता है नजर। तो इसीलिए ये सब साइड में करना, ऐसा नहीं कि अब ये सब कर रहे हैं तो बहुत बीच से कर रहे हैं तो देखने में भी खराब लगता है। मतलब ये सब बेसिक रूल है कि अगर लिखो तो थोड़ा साइड से ही लिखो। ठीक है, और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का तो वो मैक्सिमम 3-4 लाइन, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा लिखोगे तो फिर आपका जो बॉडी का जो स्पेस है ना वो खत्म होगा। समझ लो, 4 लाइन ऊपर, 4 लाइन आ गया, 4 लाइन में 20 पे 20 वर्ड, 25 वर्ड मिनिमम तो आ ही जाएगा, 20-25, 5 वर्ड तो एक लाइन में आ जाता है अगर, तो 20 वर्ड ऊपर आ गया, नीचे अगर कंक्लूजन में चले जाओ 20-40, ओवरऑल आपको 150-170 में लिखना रहता है, 40-50 वर्ड आपका खत्म हो गया इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में। अब इससे ज्यादा जाओगे तो आपका जो बॉडी है उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा, उसके स्पेस को कॉम्प्रोमाइज करेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को 3 से 4 लाइन में, हेडिंग को बॉक्स करो, दिखाना है हमें एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर देखने नहीं जाएगा, अगर उसको दिखेगा तो वो देख लेगा, वो आपको ढूंढने नहीं जाएगा। आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे होंगे हो सकता है, इसलिए बोला जाता है ना कि अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है अभी मत करना कोई दिक्कत नहीं, वो धीरे धीरे है। अंडरलाइन करने के लिए क्यों बोला जाता है कीवर्ड्स को, कि एग्जामिनर का नजर जाए वहां पे, अगर वो पढ़ता पूरा लाइन तो फिर अंडरलाइन करने की तो जरूरत नहीं है ना। इसीलिए किया जाता है कि उसको दिखाना है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मेरा नॉलेज है वो उसको दिख जाए, कि देख लो मेरे पास इतना नॉलेज है। तो उसी सब का ये बस तरीका है, बॉक्स करो, नंबर डालो, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज बनता है कि 8 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने 10 पॉइंट लिखा है, 12 पॉइंट लिखा है। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, किसी का मैंने देखा था, टॉपर से आपका कॉपी, यूपीएससी का है, उन्होंने क्या किया था, जैसे कि मान लो ये हेडिंग हो गया, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, हेडिंग दिया 1 2 3 4 5 पॉइंट, अलग हेडिंग,
1 2 3 4 5 6 पॉइंट जो भी था, उन्होंने क्या किया ना, यहाँ 5 स्टार्ट हुआ ना, 5 खत्म हुआ, हेडिंग दूसरा था, और यहाँ उन्होंने 6 से स्टार्ट किया। और नाम बताता हूं तो आप लोगों को ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। आकाश धूल, आकाश धूल का नाम सुना है? नहीं नहीं। आकाश धूल का नाम, आकाश या आकांक्ष, आकांक्ष धूल करके है, इस साल के रैंक 3rd है। उसका आप कॉपी, मतलब विजन आईएएस का या फिर ये सब जो टेस्ट देने जाते हैं ना वो लोग, उस सब का कॉपी देख रहा, उसी में उन्हीं का मैंने देखा था। ये इसीलिए किया जाता है। क्या जरूरत है वहां से 6 7 8 9 10 लिखने के लिए? कि वो देखे एग्जामिनर, उसको दिखेगा कि अरे 10 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने 12 पॉइंट लिख रखे हैं। हेडिंग वो दिख गया उसको कि डिमांड वाला हेडिंग है, बात खत्म। बीच बीच में एग्जाम्पल दिख गया कहीं, क्या कहते हैं, डायग्राम दिख गया, वो अच्छा नंबर दे देगा। रैंक 3rd था इस बार। तो आपको दिखाना है आंसर सामने वाले को कि चलो मैंने इतने अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, इतने ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं। तो ठीक है, अगर ये नहीं करना है, मतलब कर सकते हो, मैं ये बोला हूँ, ये भी कर सकते हो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट नंबर में लिखो 1 2 4 5, ऐसे भी पता चल जाएगा 1 2 4 5 कि चलो हाँ आपने 4 4 5 5 पॉइंट लिखा है। ठीक है, तो आज का मैक्सिमम मतलब यही था मेजर। आगे जो भी आपका 1 सप्ताह 10 दिन होगा, आप लोग इसी बात पे ध्यान देना, क्वेश्चन आए मतलब कंटेंट तो पढ़ते रहो, और मैक्सिमम लोग नए हो तो प्रीलिम्स पे तो ध्यान देना ही है। प्रीलिम्स पे अच्छा खासा टाइम दो, 1 2 घंटे दोगे, जितना आपका टारगेट है ना मीट हो जाएगा मेंस का। कंटेंट पढ़ो, अगले दिन पीवाईक्यू रहेगा, डिमांड समझने की कोशिश करो, ब्रेक करने की कोशिश करो। ये सब जो विजिबल है ना, अभी स्टार्टिंग वाला विजिबल कि चलो हेडिंग बनाने की कोशिश करो, पॉइंट्स लिखने का, अगर पॉइंट्स नहीं याद आ रहा है तो कंटेंट में जाएंगे हम पीछे, वहां से ढूंढेंगे पॉइंट्स। ठीक है, और उसके बाद फिर ग्रुप में डालिए, सैटरडे संडे को जब मिलेंगे तो जितना भी क्वेश्चन रहेगा वीक का, उसको एक बार डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपसे 1 to 1 कि आपका जो आंसर है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। पहले जैसे अभी तक तो चलो आज से क्लास खत्म हो गया, मतलब अब कोई पर्पस नहीं है, बस आगे का बता रहा हूँ। आप एक वीक का आपका हो गया टारगेट, जो भी एक वीक में आप लिखोगे 2 3 4 जो भी क्वेश्चन लिखोगे, नेक्स्ट जब भी सैटरडे या संडे को जब बुलाया जाएगा आपको, तो पहला उसका उस दिन का प्रोग्राम बता दे रहा हूँ। आपका एक क्लास होगा, बेसिक क्लास, बेसिक क्लास इन द सेंस कि जितने भी क्वेश्चन आपने लिख रखा है ना, उसको एक बार डिस्कस करेंगे सबके लिए। कंटेंट उसमें क्या डाल सकते थे कंटेंट, अब देखो उस कंटेंट को सबके साथ अलग अलग डिस्कस करना सेम ही चीज, वो बहुत मतलब टाइम फालतू में जाएगा। तो एक जो काम होता है ना कि कंटेंट, कंटेंट तो सबका सेम ही रहेगा ना लगभग, ये कंटेंट वाला पार्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी रहेंगे सबसे अलग अलग मिलकर कि आपने जो लिखा उसको कैसे बेहतर बना सकते थे। अब कंटेंट वाला पार्ट खत्म हो गया, क्या मतलब जो भी हमारा नोट्स है उसको कैसे यूज कर सकते थे, ये सब क्लास में आधा घंटा 45 मिनट का 3 4 क्वेश्चन जो भी रहेगा वो करके, उसके बाद 1 to 1 करके कि आप उसको कैसे बेहतर बना सकते थे। ठीक है, अगर आपका ज्यादा पैराग्राफिंग हो रहा है तो उसको कैसे पॉइंट्स में ब्रेक करना है, ये तो सबका अलग अलग होगा ना। सबका अलग, कोई होगा कि जो बहुत अभी ये स्टार्ट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसका ना, जब देखोगे जो अभी ये स्टार्ट करोगे तो आपका लाइन 3 4 लाइन का हो जाएगा, जो थोड़ा लिख चुका होगा उसका 2 लाइन का होगा एक पॉइंट, जो बहुत अच्छा हो जाता है उसका फिर एक ही लाइन में आ जाता है सेम। तो वो अलग अलग होता है ना, तो वो फिर अलग अलग बात करने से ही होगा, वो जनरल बात करने से होगा नहीं, वो 1 to 1 पे ही होगा। ठीक है, तो कंटेंट वाला काम क्लास में, अब बाकी जो पर्सनल चीजें हैं ना, जो पर्सनल इंप्रूवमेंट है, वो फिर जब हम लोग 1 to 1 करेंगे तो होगा। अब बताओ कुछ दिक्कत, कुछ क्वेश्चंस कि जो आप पूछना चाहते हो। बताओ कुछ चीजें, कोई बातें जो आपको समझ में नहीं आया हो, वो तो पता चलेगा नहीं क्योंकि आपने लिखा नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि क्या समझ में नहीं आया, है कि नहीं प्राची? बताइए। अरे मतलब इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, सही है। अब देखो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं हम, एग्जाम हॉल की बात कर रहे हैं ना। तो क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा, पहली बात, जैसे कल भी एक लोग क्वेश्चन पूछ, हर्ष ने बोला था। हाँ गलत नहीं तो, लेकिन उससे रिलेटेड तो डाल सकते हैं ना। जैसे कल आप आए थे, कल जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे था, उन्होंने पूछा था कि अगर एनईपी पे आ गया, लेट्स सपोज मुझे नहीं पता है कुछ भी,
और ये सब ना अभी इससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा ना कि हम लोग पीवाईक्यू में क्या करने वाले पीवाईक्यू क्लास में। एजुकेशन से तो है ना, एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन आता है? टीचर, टीचर है, दूसरा स्टूडेंट, इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। एक आपका पॉलिसी किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट। अब जब आप बहुत पढ़ चुके रहोगे, नहीं कुछ आएगा, 5 पॉइंट को आप 10 पॉइंट में आराम से, ये 5 पॉइंट पे तो आप 5 पेज लिख दोगे। बात बनाना है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है। क्या मुझे अगर कुछ पॉलिसी आया है एजुकेशन को लेकर, मैं इतना तो मुझे आइडिया होगा ना कि वो टीचर्स की ट्रेनिंग की बात करेगा, कुछ स्कूल खोलने की बात करेगा। मुझे नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन खुद ही सोच कर देखो ना, कुछ पॉलिसी आएगा, कुछ बेहतर करने की ही बात करेगा ना वो। तो टीचर को कैसे बेहतर किया जा सकता है? टीचर का ट्रेनिंग करवाया जाएगा, ठीक है ना। उसको उसके लिए जो ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा, स्टूडेंट के लिए प्राइमरी में जो इनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाना है, कुछ इंसेंटिव्स देना है। सीनियर सेकेंडरी में सेम चीज, मतलब सेम चीज, उसको क्या कहते हैं, अलग अलग वर्ड में लिखना है। हायर एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन पे फोकस करना है, वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना है, रिसर्च पे फोकस करना है। मुझे नहीं पता कि एनईपी में क्या है, लेकिन ये सब मतलब क्या कहते हैं, गलत बात है क्या जो आप लिख रहे हो? गवर्नमेंट के लिए सेम चीज, क्या कहते हैं, 247 विकसित भारत गोल है उनका। तो पीवाईक्यू में हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन को, मतलब इसको एक नाम बोला जाता है कि कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच, कि एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या कंपोनेंट है। टीचर है, स्टूडेंट है, गवर्नमेंट है, ठीक है, क्लासरूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एजुकेशन का कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह से ना 5-10 जो भी हो, जितने भी पीवाई की क्लासेस होंगे, 5-10 हम लोग फ्रेमवर्क भी सीखने की कोशिश करेंगे। इससे फायदा क्या होता है ना, कि मान लो अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपने पढ़ भी रखा है, लेकिन जब प्रेशर आता है ना तो याद भी नहीं आते रहता है। जब आपके पास कुछ अप्रोच होगा, कुछ फ्रेमवर्क होगा ना, तो फिर वो याद आने, पॉइंट्स को जनरेट करने में अब आसानी होगी। मान लो आपके पास 10-15 पॉइंट्स थे, आपने पढ़ा पहले, लेकिन जब वहां जाओगे ना तो आपको 4-5 पॉइंट याद आएंगे। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक कर लिया ना कि टीचर के लिए कुछ था, कुछ स्टूडेंट के लिए था, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था, फिर पॉइंट्स अपने आप याद आने लगेंगे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या पॉइंट्स था, तो इसी को फ्रेमवर्क बोलते हैं या अप्रोच बोलते हैं, अप्लाई करना। तो ये सब भी फिर हम पीवाईक्यू में आगे सीखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन था ना इस बार, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, कल्चरल नेशनलिज्म का, बहुत लोग, मतलब मैक्सिमम लोगों को नहीं आ रहा, 99.99% इस बार जो भी दिए हैं ना उन लोगों को नहीं आ रहा, क्योंकि बीपीएससी में उस तरह से तैयारी नहीं होती है। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करें, ठीक है। तो ये सब फिर हम आगे सीखेंगे, अभी उसका टेंशन मत लीजिए कि अगर नहीं आएगा तो उसमें क्या करना है। तो सुनिए ना, जिनका भी क्लास है ना, आप लोग एक बार मिलो बाहर, मतलब डिस्कस करते हैं ना, पहले देखेंगे ना क्या टाइमिंग है क्या है, उसके आधार पे कुछ करेंगे ना। ऐसे तो जनरल हो जाएगा ना कि क्लास है, चलो ठीक है। ठीक है, अरे सुनो, जिनको भी टाइम मैनेज, देखो अब मेंटरशिप का एक हो गया ना कि एक तो हमने क्लास लिया। अब मेंटरशिप का ये मतलब है कि आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम है ना, वो आप बाहर मिलो, बैठाओ, और ये आपका काम है। आपने रुपया दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका काम है मेरे पीछे लगना, कि सर मेरा ये इशू है, मुझे, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, आप मुझे बताओ। ठीक है, अब ये ऐसा नहीं कि क्लास में बोल दिए अब हो गया, अब बाहर मिलो, फोन नंबर है, फोन पे आप वो करो, क्योंकि आपको फायदा लेना है ना, आपको निकालना है एग्जाम। आपको एग्जाम जैसे भी निकले वो काम आपको करना है। तो आप जिनका भी क्लास है वो एक बार बाहर बैठते हैं ना, मतलब थोड़ा बैठ के देखेंगे ना कि क्या है, कब क्लास है, कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स? ठीक है, रैप अप करें? ओके देन, निकल सकते हैं आप लोग, या फिर बैठना है तो बैठिए। कितना देर क्लास चला, ज्यादा देर चला गया?